हेलो फ्रेंड्स, आइए आज फिर स्टार्ट किया जाए हिस्ट्री ऑप्शनल का सेकंड पेपर 2022 वाला। सॉरी आपके लिए फिर से एक बार हम लेट हो गए। एक्चुअली लेट होने की वजह मैं पहले पेपर में बता चुका हूँ कि कई ऐसे वजह रही कि जिसकी वजह से सॉल्विंग में इस बार देर हो गई। थोड़ा सा शेड्यूल भी इतना हेक्टिक था और इधर क्लासेस का कुछ मामला ऐसा रहा कि हम इसको जल्दी नहीं दे पाए, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। फिर भी चलिए आइए एक बार पेपर पे निगाह दौड़ाई जाए। और जैसा मैंने आपसे पहले पेपर पे कहा था कि पहले पेपर में जो क्वेश्चन थे वो एकदम कंसेप्चुअल टाइप थे। सेकंड पेपर भी इसका अपवाद नहीं रहा। सेकंड पेपर में भी जो क्वेश्चंस आए हैं आप देखिएगा वो कंसेप्चुअली कुछ इस तरह के हैं कि वहाँ आपको अगर टॉपिक की रिलेवेंसी मालूम है देन आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। रिलेवेंसी इन द सेंस ये है कि जैसे मान लिया आप उपनिवेशवाद पढ़ रहे हैं, तो उपनिवेशवाद क्या था, ब्रिटिशर्स ने उपनिवेशवाद भारत के संदर्भ में क्यों लिया और इसके भारत के ग्रामीण समाज पे, भारत के शहरी समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़े। उपनिवेशवाद, पूंजीवाद, इन सब अवधारणाओं को अगर आप ठीक से जानते हैं तो इस बार का पेपर मैं कह सकता हूँ कि ईजी था। हालांकि मुझे तो शायद ये लगता है कि हर बार यूपीएससी का पेपर जिस ढंग पे रहता है वो पूरा का पूरा कंसेप्चुअली ही है और तकरीबन इजी ही रहता है, कोई समस्या नहीं होती। अच्छा, सेकंड पेपर का एक क्रेज़ इसलिए भी होता है क्योंकि मॉडर्न इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री ये दोनों टॉपिक जो है जीएस में भी हैं। तो ऐसे में जो क्वेश्चन ऑप्शनल में आए हुए हैं वो लगभग देखिए जीएस पलट के आ जाते हैं। आपने खुद ही देखा होगा 2019 में जो पुनर्जागरण पे सवाल दिया गया था कि उसकी राष्ट्रीय आंदोलन से सहलग्नताओं का परीक्षण कीजिए, ये क्वेश्चन 2010 में हिस्ट्री ऑप्शनल में पहले ही पूछा जा चुका था। इसी तरह देखिए 2019 में 1857 के रिवोल्ट पे पूछा गया सवाल था कि पहले के जो छोटे बड़े स्थानीय विद्रोह हुए थे उन्हीं का चरमोत्कर्ष था 1857। और ठीक वैसा ही एक सवाल हिस्ट्री ऑप्शनल में पूछा गया था कि जनजातीय किसान विद्रोहों ने 1857 के विद्रोह की आधारशिला रखी थी। अच्छा, इस बार ख़ास बात ये भी देखने में आई कि वर्ल्ड हिस्ट्री वाले सेगमेंट में भी उन्होंने माइक्रो एनालिसिस बेस्ड करके सवाल नहीं पूछे हैं। अधिकांश सवाल उनके कंसेप्चुअल हैं। तो खैर ज़्यादा चीज़ों पर ना जाते हुए हम लोग पहले कोशिश करें कि पेपर को स्टार्ट किया जाए और देखा जाए कि कौन कौन से सवाल कहाँ से पूछे गए हैं, उनका जवाब किस तरीके का है। एक बात आपसे लास्ट में और इंसर्ट करना चाहेंगे, जो क्वेश्चन पेपर पहले के हैं उनको थोड़ा सा ठीक से आप भी एनालाइज कर लीजिए। अगर आप पहले के क्वेश्चंस को ठीक से फ्रेम कर लेते हैं, फॉर्मेट कर लेते हैं, मतलब ये है कि उनको आप ठीक से ब्रेक कर लेते हैं, तो आप पाएंगे कि नेक्स्ट ईयर का जो क्वेश्चन पूछा गया उस क्वेश्चन को आप ठीक से ब्रेक कर पा रहे थे, यानी उसके हर पहलू को आप टच कर पा रहे थे। इस बार के सवालों को भी देखिएगा, पहले पूछे जा चुके सवालों से ही अगर उससे आपका कंसेप्ट बना हुआ है, उनको हर तरीके से आपने ब्रेक किया हुआ है, रटा नहीं है, तो इन सवालों को भी आप आसानी से हल कर पाएंगे। जैसे मॉडर्न इंडिया से ही देखिए पहला सवाल जो यहाँ पूछा गया था, और पहला सवाल यहाँ पूछा गया है ये आपसे कि प्लासी की लड़ाई 1757 एक झड़प थी, जबकि बक्सर की लड़ाई 1764 एक असली युद्ध था। कई बार आप देखिएगा ये सवाल पूछा गया है कि पलाशी के निर्णयों की पुष्टि बक्सर ने कर दी, है ना। अल्फ्रेड लायल का एक स्टेटमेंट आपको ध्यान होगा कि आप चाहे इसे देशी या विदेशी के बीच का युद्ध समझें या कुछ और, बक्सर का युद्ध सबसे निर्णायक युद्धों में गिना जाएगा। इससे मुगल सम्राट कंपनी को मिल गया, वजीर भयभीत हो गया और कंपनी की सेनाएं गंगा पार बनारस तक पहुंच गईं। उसका ये स्टेटमेंट लगभग ये सवाल है। पलाशी और बक्सर कंपेयर करा दिया गया है यहाँ पर। और कैसे कंपेयर कराया गया है कि जब यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि पलाशी की लड़ाई एक झड़प थी, तो कीवर्ड देखिए यहाँ पर, तो एक झड़प थी, है ना, जबकि बक्सर की लड़ाई एक असली युद्ध था, है ना। तो अब यहाँ पर झड़प थी, तो सवाल है कैसे, किस तरीके से बक्सर की लड़ाई को एक झड़प कह दिया जाए। और ये कहा जा रहा है असली युद्ध था, तो भी यहाँ पर आपको डिफाइन करना है कैसे।
तो जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि एक झड़प थी, सिंपल पलाशी की लड़ाई, तो वहाँ पर आपको ये दिखाना था कि भाई ये जो लड़ाई थी ये धोखे से जीती गई। आपको पता है नवाब की अधिकांश सेना लड़ने के लिए उतरी नहीं थी, है ना, और इसी में क्लाइव ने आसानी के साथ जीत लिया था युद्ध, क्योंकि मीर जाफ़र, राय दुर्लभ दोनों ही लोग गद्दारी कर रहे थे। और इन्हीं वजहों से यहाँ पर अंग्रेज़ों को पलाशी का मैदान हाथ लग गया। पर आपको एक लाइन यहाँ ये इंसर्ट करनी होगी कि पलाशी की लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों के हाथ में जिस तरह से बंगाल के संसाधन लगे, जिस तरीके से उन्होंने बंगाल की लूट की, जिस तरह से मीर जाफ़र से उन्होंने पैसा वसूल किया, कि यहाँ तक कि बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी का खर्च बंगाल पे डाल दिया। 1767 के मैसूर के युद्ध को आप देखिए, जो अंग्रेज़ों ने लड़ा है, वो युद्ध अंग्रेज़ों ने 1764 बक्सर जीतने के बाद जो धन प्राप्त किया था उसी का यूटिलाइजेशन किया था। तो यूँ समझिए कि जब 1757 में पलाशी जीता गया है, अंग्रेज़ों ने 1759 में डचों को हराया है, 1760 में फ्रांसीसियों को हराया है, निश्चित रूप से पलाशी के धन की लूट के बाद, कर्नल मॉलसेन का स्टेटमेंट याद कीजिए, मीर जाफ़र सोने की एक ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल दो, धन निकाल लो। तो आपको बस ये इंसर्ट करना था कि ठीक है ये एक धोखे से जीती गई लड़ाई थी, लेकिन इसके बाद जो संसाधन, जो लूट उनके हाथ लगी, उसी से उनके अंदर बंगाल पर अंततः नियंत्रण करने की आकांक्षा बलवती हुई। और वो आकांक्षा किस तरीके से बलवती हुई कि बक्सर की लड़ाई लड़ी गई। अब बक्सर का युद्ध था और इसको कहा जा रहा है असली युद्ध था। तो सैन्य दृष्टिकोण से देखा जाए कि बक्सर का युद्ध जो है असली युद्ध कैसे था, इन द सेंस कि आपने देखा कि इस युद्ध में अंग्रेज़ी सेना ने मीर जाफ़र, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट की मिली जुली सेना को पराजित किया था। हालांकि मीर कासिम लड़ने आया ही नहीं, उसको तो शुजाउद्दौला ने पहले बंदी बना लिया था, लेकिन मीर कासिम की सेना भी बहुत कम ही मिल पाई शुजा को। शुजा की सेना काफ़ी बड़ी थी, तकरीबन 50,000 की सेना थी शुजा की, और सम्राट शाह आलम भी उसके साथ में था। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि यहाँ पर सामने सामने की लड़ाई में प्रशिक्षित यूरोपीय सेना हेक्टर मुनरो के कमान में इन लोग की सेना पर भारी पड़ी। तो ठीक है भाई, सैन्य दृष्टिकोण से एक असली युद्ध था। फिर अगर इसको देखा जाए संसाधनों के दृष्टिकोण से कि कौन कौन से संसाधन उनके हाथ लग गए थे, इन द सेंस गंगा घाटी के पूरे संसाधन, तो संसाधनों के दृष्टिकोण से भी कहा जा सकता है ये एक असली युद्ध था। फिर अगर देखा जाए तो अंग्रेज़ों को इसके बाद जो अधिकार मिले, इन द सेंस कि वो दीवानी अधिकार मिले उनको, उन्होंने बंगाल के नवाब से फौजदारी अधिकार भी ग्रहण कर लिए थे। आपको ध्यान ही होगा मीर जाफ़र का जो अल्पवयस्क बालक था, तो उसकी संरक्षक मुन्नी बेगम को उन्होंने पेंशन दे दी थी, तो फौजदारी अधिकार भी मिल गए थे। तो उनके पास में जो प्रशासनिक अधिकार थे वो भी आ गए थे, और निश्चित रूप से अब अंग्रेज़ पूरी तरीके से बंगाल के मालिक बन गए थे। प्लस उनको जो आर्थिक लूट चाहिए थी, वो आर्थिक लूट को भी उन्होंने पूरा किया। और ये आपको पता होगा कि व्यापार में ददनी के माध्यम से और किसानों से भू राजस्व वसूली के माध्यम से उन्होंने अपनी इन आकांक्षाओं को पूरा किया। अब यहाँ पर निष्कर्ष के रूप में आप ये दिखा देंगे कि वास्तव में अंग्रेज़ों का भारत में उद्देश्य था अपना उपनिवेश स्थापित करना, साम्राज्य स्थापित करना, भारत के कच्चे माल को अपने हितों में इस्तेमाल करना और ब्रिटेन के तैयार माल को यहाँ लाकर खपा देना। इस उद्देश्य से अगर बक्सर के युद्ध को देखा जाए तो निश्चित रूप से वो असली युद्ध था, यानी वो अंग्रेज़ों के इंटेंशन को भली भांति क्लियर कर रहा था, है ना। मुझे नहीं लगता कि इस सवाल में कोई ख़ास बात थी। अगर आपने पहले के क्वेश्चन बैंक को ब्रेक किया होता, पलाशी एक बड़ा युद्ध नहीं बड़ा विश्वासघात था, ये सवाल यूपीएससी में आया हुआ है। बक्सर के युद्ध ने पलाशी के निर्णयों की पुष्टि कर दी, इस सवाल को हल किया होता, और अल्फ्रेड लायल के स्टेटमेंट को आपने एनालाइज किया होता। तीनों को जोड़ दीजिए, इस सवाल का आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट सवाल देखिए, इसी तरीके से जो पूछा गया है,
नेक्स्ट सवाल यहाँ पर पूछा गया है, अमृतसर की संधि 1809 अपने तात्कालिक तथा संभावित प्रभावों के कारण महत्वपूर्ण थी। हमेशा ध्यान रखा करिए कि जो कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड को जरूर ध्यान में रखा जाता है। यहाँ पर दो कीवर्ड दिखाई पड़ रहे हैं, तात्कालिक तथा संभावित, है ना, प्रभावों। तात्कालिक और संभावित प्रभावों, ये कीवर्ड है। और ये 1809 की अमृतसर की संधि, तो आप में से जो भी लोग अपने स्टूडेंट रहे हैं उनको पता है कि ये जो अमृतसर संधि हुई थी, ये महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी, है ना। और अगर इसकी थोड़ी सी आपको पृष्ठभूमि मालूम हो या आपने पढ़ा हो पंजाब विजय वाला मैटर, तो आपको पता होगा कि जब रणजीत सिंह की सेना सतलज पार के प्रदेशों पर नियंत्रण बना रही थी, यानी जो हिमाचल हरियाणा साइड की जो रियासतें थी, राजपूत रियासतें, उस पर जब रणजीत सिंह की सेना अपना नियंत्रण बना रही थी, तो अंग्रेज़ों को जो दिल्ली तक पहुंच चुके थे, उन्हें अपने साम्राज्य पर खतरा दिखाई दिया। आपको ध्यान है ना, 1803 में वेलेज़ली ने लॉर्ड लेक को भेज के दिल्ली टेक ओवर कर ली थी और मुगल सम्राट को फाइनली पेंशन दे दी थी। तो उस समय अंग्रेज़ों को अपने हितों पर खतरा दिखाई दिया और उन्होंने रणजीत सिंह को वार्न किया कि सतलज पार के प्रदेश हमारे नियंत्रण में हैं और अगर कोई गतिविधि की गई तो उसका सैन्य प्रत्युत्तर प्रदान किया जाएगा। रणजीत सिंह माने नहीं, उन्होंने प्रसार जारी रखा और अंततः क्या हुआ, अंग्रेज़ कमांडर डेविड ऑक्टरलोनी ने उनको पराजित कर दिया। रणजीत सिंह ने संधि की और संधि के द्वारा उन्होंने सतलज पार के प्रदेशों पर अंग्रेज़ी प्रभुत्व मान लिया था। तो यहाँ आपको दो लाइनें संधि की स्पष्ट कर देनी थी कि रणजीत सिंह की इसमें पराजय हुई थी, अंग्रेज़ों की विजय हुई थी और सतलज पार के प्रदेशों पर रणजीत सिंह ने अंग्रेज़ों के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया था। निश्चित था कि अब अंग्रेज़ों के अगले निशाने पर पंजाब ही होता और जब तक रणजीत सिंह मौजूद रहा वो अंग्रेज़ों से संघर्ष करने में घबराता रहा। आपको के.एन. सिन्हा का स्टेटमेंट याद होगा, है ना। रणजीत सिंह अपने अंतिम समय पर एक जड़ जर्जर और निःशक्त व्यक्ति नजर आता है। उसकी नीति थी झुको झुको और झुको, है ना। वो अपने राज्य की कमजोरी दर्शाने से घबराता था। के.एन. सिन्हा का ये स्टेटमेंट अगर आपको ध्यान है, अब दोनों चीज़ें आप रिलेट करा दीजिए। तात्कालिक क्या हुआ, तात्कालिक तो ये हुआ कि जो भी सतलज पार के प्रदेश थे, इन प्रदेशों पर रणजीत सिंह ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि इस पे ब्रिटिश नियंत्रण रहेगा, यानी अंग्रेजी प्रभाव को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। तात्कालिक कारण इसका एक ये भी रहा कि रणजीत सिंह की ओर से जो अंग्रेज़ों को चुनौती दी जा रही थी, वो चुनौती भी ख़त्म थी और निश्चित रूप से इस समय रणजीत सिंह ही चुनौती भी थे, क्योंकि जनवरी 1806 में आपको ध्यान होगा भरतपुर वाला जो मैटर रहा था होलकर से, संधि के बाद होलकर ने भी अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अलग बात है कि मराठे 1818 में फाइनली पराजित हुए, लेकिन 1806 तक मराठा सरदार सभी लोग दम तोड़ चुके थे। 1802 में पेशवा ने सहायक संधि स्वीकार कर ली थी, 1803 में भोंसले और सिंधिया ने स्वीकार कर ली थी। 1806 जनवरी कहा जाता है कि भाई होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, लेकिन जो संधि की गई थी भरतपुर वाली, वो निश्चित रूप से सहायक संधि की ही भांति थी। तो होलकर भी देखा जाए तो वो भी अंग्रेज़ों के सामने झुक चुका था। तो इस समय अंग्रेज़ मालिक तो थे ही हिंदुस्तान के और केवल रणजीत सिंह का मैटर बचा हुआ था, वो भी चुनौती खत्म हो गई। अब दीर्घकालिक अगर देखा जाए इसका क्या मैटर हुआ, संभावित। तो संभावित का सेंस ये था कि आगे की ओर प्रसार, और प्रसार कहाँ पर, तो निश्चित रूप से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर प्रसार वो अंग्रेज करते, यानी अगला टारगेट रणजीत सिंह का राज्य था। प्लस निश्चित रूप से रणजीत सिंह के साम्राज्य से भी कच्चा माल, वहाँ की बाजार, वहाँ का पैसा, ये भी अंग्रेज़ों के निशाने पे था। और जिस तरीके से यूरोपियन परिस्थितियाँ बदल रही थीं, उसमें ये तय हो गया था कि अंग्रेज़ रूस से बचने के लिए उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अपना प्रसार करते ही करते, यानी देर सवेर उनको रणजीत सिंह के राज्य को जीतना ही था। और आपको अगर ध्यान हो कि 1842 में W.S. ऑसबॉर्न ने क्या लिखा था, हमें पंजाब को तुरंत जीत लेना चाहिए, सिंध को अपनी सीमा रेखा बना लेना चाहिए, कंपनी तो बड़े बड़े ऊँटों को खा चुकी है, इस मच्छर की बात क्या है।
इसी कोटेशन को आप निष्कर्ष में पेस्ट कर दीजिए अपने शब्दों में कि 1842 के बाद से अंग्रेज पंजाब को ललचाही निगाहों से देखने लगे और उन्होंने उस क्षेत्र में 1848 तक अपना प्रसार कर भी लिया और पंजाब अंततः अंग्रेजी साम्राज्य का एक हिस्सा बन गया। यही चीज़ें यहाँ पर दिखानी थी। क्वेश्चन मेरा अपना ख्याल है कि बहुत कंसेप्चुअली बड़ा इजी था, बस केवल ये देखने का था कि हाँ आप इसकी कितनी चीज़ों को रिलेट करा पा रहे हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ देखिए, अकाल केवल अनाज की कमी ही नहीं बल्कि औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के प्रत्यक्ष परिणाम थे। दोस्तों ये ध्यान रखना, यहाँ ये सब 150 शब्दों में आंसर लिखने हैं आपको, इसलिए बहुत फैलने की गुंजाइश नहीं होती। यहाँ पर टू द पॉइंट सटीक चोट मारनी होती है और हो सके तो ज़्यादातर कोशिश करें आप पॉइंट वाइज ही आंसर दें, जिसमें अधिक अंक गेन करने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो अब जैसे यहाँ मान लीजिए कहा जा रहा है कि अकाल केवल अनाज की कमी ही नहीं, तो पहली काम तो आपका ये होगा कि आप यहाँ पर अकाल को डिफाइन कर दें और निश्चित रूप से अकाल पड़ने का रीज़न वर्षा का मामला था। भारतीय कृषि मानसून का जुआ कही जाती थी, तो वर्षा नहीं होने पर जब कभी भी खाद्यान्न कम उत्पन्न होता था तो ऐसी स्थिति में बहुत प्रयास यही होता था कि लोग अपना बचा हुआ जो अनाज वगैरह है उसको उपभोग में ला सके। लेकिन जब ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हुआ तो ब्रिटिश साम्राज्य ने, है ना, ऐसी औपनिवेशिक आर्थिक नीतियां अपनाई, है ना, जिसका परिणाम ये था कि किसान के पास में अतिरिक्त खाद्यान्न बचने का चांस ही नहीं था। और अतिरिक्त खाद्यान्न बचने का चांस क्यों नहीं था, तो आप बताएंगे कि उससे किसी भी समय से ज़्यादा भू राजस्व बढ़ाकर वसूल किया गया था। और इस भू राजस्व को बढ़ाकर वसूल किए जाने में एक समस्या और कौन आ रहा था, तो समस्या बिचौलिया आ रहा था, ज़मींदार। ये ज़मींदार था या ये महाजन था, क्योंकि बहुत जगह ज़मींदारी नहीं थी, महाजन ही ज़मींदार हो गए थे। अप्रत्यक्ष ज़मींदारी कहा जाए, जैसे रैयतवाड़ी वगैरह के क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष ज़मींदारी हो गई थी ना, किसान अपनी ज़मीन महाजन को खो बैठे थे, महाजन ही ज़मींदार हो गया था। तो जो ज़मींदार था वो भी कृषि आय पर बोझ बना हुआ था, उसकी भी वसूली हो रही थी। प्लस समस्या ये थी कि कृषि क्षेत्र में निवेश नहीं था। अगर मान लीजिए निवेश होता, ज़मींदार उसमें निवेश करता, किसान उसमें निवेश करता, उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती तो कोई समस्या ना होती, तो निवेश नहीं था। प्लस एक मामला यहाँ पर यह भी था कि आपने देखा कि कृषि पे अतिरिक्त दबाव जो प्रच्छन्न बेरोजगारी के सेंस में कहा जाता है, क्योंकि जो लोग शिल्प उद्योग धंधों में बेकार हुए थे वो लोग सीधे सीधे कृषि पर भागे थे और कृषि उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाई, तो नहीं कहीं ना कहीं अतिरिक्त दबाव था। और ये अतिरिक्त दबाव की वजह से आप ये कहेंगे कि जोतों का विखंडन था, और जोतों के विखंडन की वजह से आप ये भी कहेंगे कि उत्पादन में गिरावट थी, है ना। उत्पादन ऑलरेडी कम हो रहा था और उसमें से ज़्यादा अंग्रेज वसूल करने की कोशिश कर रहे थे, तो किसान के पास वैसे भी बचने की संभावना नहीं थी। प्लस आप इसमें ये भी जोड़ देंगे कि अंग्रेज़ों ने कृषि का वाणिज्यीकरण किया था, यानी बाजार मांग के अनुरूप ही फसलों के उत्पादन को ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे थे। तो ऐसे में किसान खाद्यान्न फसलों की जगह पर नकदी फसलें बो रहे थे, और जब कभी भी अकाल पड़ गया तो निश्चित रूप से खाद्यान्न की कमी हो गई और इसीलिए अकाल की भीषणता बढ़ जाया करती थी। तो वो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों का ही परिणाम थे। अकालों की जो भीषणता बढ़ी वो औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों के ही परिणाम थे। बीइंग ए टीचर मैं इस बात को दोस्तों कह सकता हूँ कि जो भी बच्चे उपनिवेशवाद पढ़ते हैं, अगर उन्होंने भू राजस्व की नीतियों को सही से एनालाइज किया हुआ है, अगर उन्होंने कृषि के वाणिज्यीकरण को ध्यान दिया है, किसान की दरिद्रता को सोचा है, समझा है, ब्रिटिश आर्थिक इंटेंशंस को समझने की कोशिश की है, वैश्विक व्यापार का उस समय एनालाइज किया हुआ है, ऐसे एक नहीं 50 सवाल क्रिएट हो जाएं, आपकी कलम नहीं रुकेगी
और बड़ी आसानी से आप इसका आंसर देते चले जाएंगे। ठीक, चलिए फिर देखते हैं आगे। अब देखिए, बाहरी तत्वों की घुसपैठ जिन्हें संथाल दिकू कहते थे ने संथालों के ज्ञात संसार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। उन्हें अपना खोया क्षेत्र प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया। कीवर्ड यहां भी निकाल सकते हैं। पहला कीवर्ड है दिकू। ठीक है, पूरी तरह बर्बाद कर दिया। सवाल है कैसे? खोया क्षेत्र प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो प्राप्त करने के लिए उन्होंने कौन सी कार्यवाही की, ये है कीवर्ड इसके। और इसको भी 150 शब्दों में ही लिखना है। अब क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो अपनी प्रेसिडेंट हैं, तो निश्चित रूप से संथाल समाज से ही आती हैं। और आप देख ही रहे हैं कि लगातार संथालों पे सवाल आ रहा है ना। तो संथाल पे ये भी मान के चलिए कि और भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं या बनाए जा सकते हैं। तो अब अगर मान लीजिए यहाँ पर फिर देखा जाए दिकू, तो पहले आपकी कोशिश ये होगी आप दिकुओं को परिभाषित कर दें। तो दिकुओं में तो देखिए पहली चीज़ तो ये है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो चाहे अंग्रेज़ हैं या भारतीय, जैसे कलेक्टर हैं और भी जो कर संग्राहक वगैरह नियुक्त किए जाते थे, ये सब लोग हैं। तो एक तो दिकुओं को आप यहाँ से परिभाषित कर दें कि भाई जो इसमें सरकारी कर्मचारी, पुलिस पदाधिकारी, सिविल सेवक वगैरह जो आते थे, चूँकि अंग्रेज़ों 1793 में सिविल सेवा भी प्रारंभ कर दी थी, वो आते थे। उनके अलावा अंग्रेज़ों ने भूमि को निजी संपत्ति बना दिया था, व्यक्तिगत संपत्ति बना दिया था, और वो ज़मींदारों को सौंप दी गई थी। तो ज़मींदार भी यहाँ पर एक समस्या बने हुए थे। ज़मींदार के अतिरिक्त निजी संपत्ति बन जाने की वजह से यहाँ पर महाजन भी एक्टिवेट हो गए थे। थोड़े से पैसे देकर अधिकतम ब्याज वसूली करते थे, संथालों की ज़मीनें हड़प लिया करते थे। इन लोगों के अलावा जो ये ज़मींदारों के कहा जाए ना कारिंदे थे, जिनको आप लठैत कह सकते हैं, उनके अधीनस्थ कह सकते हैं, ये सब लोग भी कहीं ना कहीं अत्याचार करते थे, जिनको ज़मींदारों के दलाल कहा जाता है। ये सब दिक्कू थे। अब क्वेश्चन ये है कि पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। तो बर्बाद कर दिया था तो आपको डिफाइन करना है यहाँ पर कैसे बर्बाद कर दिया था। तो इन द सेंस कि वो अपनी ज़मीन खो बैठे थे, वो पूरी तरह से कर्जदार हो गए थे, वो इनके लिए बंधुआ मजदूरों के समान हो गए थे। जो फसलें ये चाहते थे वो ये लोग उत्पन्न करते थे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि संथालों की महिलाओं पर जिस तरह के अत्याचार ये लोग किया करते थे, और इनके साथ साथ एक ऐसा एलिमेंट था जिसको सरकार का सपोर्ट प्राप्त था, और उनको आप कह सकते हैं मिशनरी। और आप ये दिखा सकते हैं कि मिशनरी जो आए थे यहाँ पर, इन्होंने डबल इम्पैक्ट डाला था। कहीं कहीं पर ये ट्राइबल मूवमेंट को प्रोत्साहित भी करते थे कि आप लोग विरोध कीजिए, और कहीं कहीं पर इन मिशनरी एक्टिविटीज़ का भी विरोध होता था। और इनकी वजह से संथाल जो है उन्होंने अपना खोया क्षेत्र प्राप्त करने के लिए, अपना आर्थिक क्षेत्र, अपना राजनीतिक क्षेत्र, अपना सांस्कृतिक क्षेत्र प्राप्त करने के लिए उन्होंने 1855 में विद्रोह कर दिया, है ना। आपको ध्यान है, सीदो, कान्हू, चांद, भैरव ये लोग नेतृत्व करता थे। सीदो यानी सिद्धू ने अपने आप को संथालों के देवता ठाकुर जी का अवतार घोषित कर दिया था, और वो कह रहा था देश साहबों का नहीं, मैं दिकुओं को बाहर निकाल दूंगा। ऐसा संथालों को यूनाइट करने के लिए किया गया था। और तमाम संथाल जो कुल्हाड़ी, भाला, बर्छा से लैस थे, पुलिस के शिकार हो गए। 15 से 20 हज़ार संथाल इस कार्रवाई में मारे गए थे। निष्कर्ष के रूप में आप दिखा दीजिएगा कि 1857 के विद्रोह से ठीक पहले हुए इस विद्रोह को बहुत से विद्वान 1857 के विद्रोह की प्रेरणा या उसका एक आधार मान के चलते हैं। सबाल्टर्न इतिहासकारों ने इसको नीचे से उभरते हुए इतिहास के रूप में भी देखने की कोशिश की हुई है। इस तरह की चीज़ें आप मेंशन कर दीजिए, सवाल ही बेहतर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए, जो पहले का लास्ट सवाल था आपका, है ना। पहले वाले क्वेश्चन में 5 सवाल दिए जाते हैं, और 5 सवाल में कोई भी चॉइस नहीं देते हैं कि साहब आप कोई ये वाला कीजिए, ये वाला मत कीजिए, सबको लेते हैं। ये जो सवाल पूछा गया इस बार, ये एकदम नया था, है ना, क्योंकि इससे पहले कभी भी इस तरह के सवालों को नहीं पूछा गया
कि औपनिवेशिक भारत में जो वैज्ञानिक अनुसंधान हुए थे वो कौन से थे या किस तरीके के किए गए थे। तो औपनिवेशिक भारत के अगर वैज्ञानिक अनुसंधानों को आप देखेंगे तो कुछ एक तो ऐसे हैं जो कृषि के क्षेत्र में किए गए थे, कुछ एक ऐसे हैं जिनको आप कह सकते हैं कि वो रसायन के क्षेत्र में किए गए थे, कुछ ऐसे हैं जिनको आप कह सकते हैं कि वो पादप विज्ञान के क्षेत्र में किए गए थे, है ना। कुछ ऐसे हैं जिनको आप कह सकते हैं कि वो भौतिकी के क्षेत्र में किए गए थे। और आप इसमें दिखाने की कोशिश करेंगे कि इसकी शुरुआत होती है तब जब सर सैयद अहमद ख़ां 1863 गाज़ीपुर में एक साइंटिफिक सोसाइटी गठित करते हैं और वहाँ पर वो कोशिश करते हैं कि किसानों को कृषि के अलग अलग तरीके सिखाने की कोशिश की जाए। ऐसी ही एक साइंटिफिक सोसाइटी बिहार में भी गठित की जाती है इसके 8 वर्ष के बाद। लेकिन अंग्रेज सरकार ऐसे किसी भी कार्यों को प्रोत्साहित नहीं कर रही थी। उस समय के भारतीयों को ये लगता था कि वो कृषि के नए तरीके अपनाकर, कृषि के वैज्ञानिक तरीके अपनाकर अपनी फसल बढ़ा सकते हैं, उनके पास में अतिरिक्त अनाज बच सकता है। फिर आप इस पे आगे आएंगे और जगदीश चंद्र बसु या जगदीश चंद्र बोस उन पे आएंगे, सीवी रमन पे आएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से इन लोगों को अंग्रेज सरकार ने प्रोत्साहित नहीं किया, यहाँ तक कि इन्हें अनुसंधान के लिए खर्च भी नहीं दिया गया, अनुसंधान की अनुमति भी प्राप्त नहीं हो रही थी। उसके बावजूद इन्होंने अपने सीमित संसाधनों की सहायता से अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग प्रयास किए। ठीक, फिर आप बताएंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जब अंग्रेज़ों ने 1916 में थॉमस हॉलैंड की अध्यक्षता में प्रथम औद्योगिक आयोग गठित किया तो उस समय रिसर्च और अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देने के लिए थोड़े बहुत प्रयास किए गए, लेकिन अभी भी इस दिशा में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। 1918 की इंडस्ट्रियल कमीशन की रिपोर्ट कहती थी कि भारत में अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन 1947 तक इस तरह के अनुसंधान कार्यों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कहीं कहीं प्रोत्साहन दिया गया था। अधिकांशतः कोशिश यही होती थी कि पश्चिम के ज्ञान विज्ञान को भारत में आयात किया जाए ताकि पाश्चात्य श्रेष्ठता भारतीयों पर लाद कर भारतीयों को पूर्णतया उपनिवेश बनाए रखने की कोशिश की जाए। ये चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा देनी थी। बहुत फैक्चुअल नहीं होना था क्योंकि 150 शब्दों का मामला था, तो आपको ये दिखाना था कि भाई कहाँ कहाँ पे जो है जो रमन इम्पैक्ट आपने देखा है ना, रमन वाला मैटर, जगदीश चंद्र बोस वाला मैटर, सर सैयद का मैटर, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी का मैटर, ये थोड़े बहुत चीज़ें आपको दिखानी थी यहाँ पर। फिर देखिए आगे, व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार स्थायी बंदोबस्त ने बंगाल में एक संपत्ति नियम प्रारंभ किया तथा इसके क्या परिणाम थे। आप में से जिन लोगों ने भी स्थायी बंदोबस्त पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को आसानी से समझ पा रहे होंगे। इसका आंसर क्या है? वजह यह है कि इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कह रहा है कि स्थायी बंदोबस्त ने बंगाल में संपत्ति नियम प्रारंभ किया। ये संपत्ति नियम क्या था? और फिर अगला कह रहा है कि इसके क्या परिणाम हुए थे। 2 कीवर्ड हैं यहाँ पर। संपत्ति नियम ये था कि इसको एज ए निजी प्रॉपर्टी मान लिया गया था, भूमि को, और भूमि को निजी प्रॉपर्टी जो है इस सेंस में माना गया था कि इसका ओनर जमींदार मान लिया गया था। देखिए, मेन ओनर तो सरकार ही थी। जमींदार तब तक के लिए ओनर बना हुआ था जब तक के लिए जमींदार सरकार को निर्धारित मात्रा में भू राजस्व प्रदान करता रहता। अगर ये भू राजस्व देने में असफल रहता था निर्धारित तिथि को, जिसमें सूर्यास्त का नियम बनाया गया था, तो ये ज़मीन उससे छीन कर नीलाम कर दी जाती थी। किंतु प्रश्न ये था कि भूमि के साथ साथ भूमि के जो संसाधन होते थे, संसाधन में जो भौगोलिक संसाधन थे वो, और जो मानवीय संसाधन होते थे वो, यानी व्यक्ति, ये दोनों भी साथ में ट्रांसफ़र कर दिए जाते थे।
जिससे ज़मींदारों को या महाजन जो ज़मींदार बन गए थे तो महाजन रूपी ज़मींदार रूपी महाजनों को यहाँ के लोगों का शोषण करने का मौका मिलता था, उनसे अतिरिक्त रूप से संपत्ति वसूल करने का मौका मिलता था। इसके क्या परिणाम हुए? तो पहली चीज़ तो आप सीधे सीधे बता दीजिए कि भाई उनसे से अधिक भू राजस्व वसूल किया गया। और इसके क्या हुए? इसका निश्चित रूप से प्रभाव कृषकों पर ही पड़ना था, तो कृषकों की दयनीय दशा आ गई। इसके और क्या प्रभाव पड़ने थे? इसका प्रभाव ये भी दिखाई दिया कि लोगों ने ज़मीन को निजी रूप में इस्तेमाल करना चालू किया, उस पर वाणिज्यिक फसलों को बोने पर अधिक ध्यान दिया गया क्योंकि इसमें अधिक लाभ होने की संभावना दिखाई पड़ती थी। तो तंबाकू की खेती की गई हो, अफीम की खेती की गई हो, नील की खेती की गई हो, कपास की खेती की गई हो, पटसन की खेती की गई हो, काली मिर्च की खेती की गई हो, इस तरह तमाम चीज़ें थीं। प्लस आप ये बताएंगे कि इस नीति का परिणाम ये भी हुआ कि जगह जगह किसानों ने रिवोल्ट कर दिए, कृषक विद्रोह हुए। कृषक विद्रोहों के साथ आप अकाल को भी जोड़ दीजिए, अकालों ने उनकी कमर तोड़ दी। वजह क्या थी कि भाई जब आप वाणिज्यिक फसलों की खेती करवाएंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं खाद्यान्न की कमी हो ही जाएगी। आप इससे जितना जोड़ना चाहेंगे उतना इसका आंसर बढ़ता चला जाएगा। हमारे पास चूँकि 200 शब्द हैं इसलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा फैलने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन हमें मेन पॉइंट्स का कवरेज करना था। अभी तक के सारे प्रश्नों पे आपने देखा होगा कहीं पर भी कोई ऐसा सवाल नहीं था जो बहुत फैक्चुअल रहा हो, जहाँ कंसेप्ट का इन्वॉल्वमेंट ना रहा हो। यहाँ पर भी वही चीज़ें दी गई। ठीक, फिर आगे सवाल देखिए, एकदम प्योर कंसेप्चुअल सवाल है। देखिए आप, क्या पश्चिमी शिक्षा सांस्कृतिक जागृति की अग्रदूत थी या औपनिवेशिक प्रभुत्व, है ना, या औपनिवेशिक प्रभुत्व का एक उपकरण थी? अगर देखा जाए तो आप कहेंगे कि मूल उद्देश्य यहाँ पर पश्चिमी शिक्षा का यही था। सांस्कृतिक जागृति पश्चिमी शिक्षा का अप्रत्यक्ष प्रभाव थी। तो आप यहाँ थोड़ा सा अलंकारिक स्टार्ट करेंगे, है ना, कि सामान्य रूप से कहा जाता है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। ब्रिटिश आर्थिक औपनिवेशिक नीतियों को भारत के संदर्भ में भी इसी की दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। यहाँ पर पश्चिमी प्रभुत्व लागू करने, भारतीय संसाधनों का शोषण करने के उद्देश्य से पश्चिमी श्रेष्ठता स्थापित करने वाली जो शिक्षा पद्धति लागू की गई, उसने भारतीयों पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से प्रभाव उत्पन्न किए। अप्रत्यक्ष प्रभावों में ये भारतीय सांस्कृतिक जागृति की अग्रदूत बन गई, क्योंकि पाश्चात्य मूल्यों, पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य विचारकों, पाश्चात्य संस्थाओं को अपनाकर भारतीयों ने अपने अधिकारों की मांग की, राष्ट्रवाद की ओर अग्रसरित हुए। किंतु वास्तविक उद्देश्य यह था कि यहाँ पर क्या करना था? यहाँ पर पश्चिम की, है ना, श्रेष्ठता स्थापित करनी थी। और ये पश्चिमी श्रेष्ठता क्यों स्थापित करनी थी, तो आप इसके बारे में बताएंगे कि भाई इस पश्चिमी श्रेष्ठता को स्थापित करने के पीछे पहला तो यही था कि यहाँ के लोगों का शोषण करना आसान हो जाए, उन पर शासन करेंगे तो शोषण भी आसान हो जाएगा। यहाँ के लोग पश्चिम की संस्कृति की नकल करेंगे तो इनको एक बड़ा बाजार प्राप्त हो जाएगा। यहाँ के संसाधनों की लूट प्राप्त होगी तो निश्चित रूप से अतिरिक्त पूंजी अर्जित हो जाएगी, जिसको बुलियनवाद कहा गया। और सबसे बढ़कर ये है कि वो इसको एक पुण्य कार्य के रूप में देख रहे थे। तो मूल उद्देश्य यही था। अब यहाँ कंक्लूजन में आप दिखा देंगे कि इन्हीं उद्देश्यों से प्रेरित होकर जेम्स मिल, मैकाले और विलियम बेंटिक के शासनकाल में भारत में पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने की भरपूर कोशिश की गई। ठीक, ये सारी चीज़ों को आप अटैच कर लीजिए साथ में। कोई भी क्वेश्चन मुझको ऐसा नहीं दिखा दोस्तों इसमें जिसे मैं ये कहूँ कि ये क्वेश्चन जो है ऐसा था कि जिसको स्टूडेंट अगर ध्यान देते तो बहुत फैक्चुअल था या बहुत डेप्थ में जाके पूछा गया था। ऐसा लग रहा था कि पेपर बनाने वाले ने बड़ा सोच विचार के बाद जो है कई कंसेप्ट क्रिएट किए और मूल उद्देश्यों को, मूल मंतव्यों को उठाते हुए प्रश्न को क्रिएट कर दिया।
एक निष्कर्ष बेसिस सवाल यहाँ हमको दिखाई पड़े हैं। चलिए फिर एक सवाल देखिए, ये भी वैसा है। क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि कैसे दीवानी प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार एक भारतीय शासक की तरह कार्य करती रही? अब यहाँ पर कहा जा रहा है दीवानी प्राप्त करने के बाद। दीवानी, आपको पता है 1765 में जब इनको दीवानी मिल गई है ईस्ट इंडिया कंपनी को, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मुगल सम्राट ने दे दिया था। तो क्वेश्चन ये था कि इस अधिकार में था क्या? तो पहले तो आपको ये डिफाइन कर देना था कि इस अधिकार में था क्या। तो निश्चित रूप से भू राजस्व वसूली का अधिकार था और दीवानी कानून लागू करने का अधिकार था। अब आगे कहा जा रहा है प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने एक भारतीय शासक, है ना, एक भारतीय शासक अगर कहा जाए, एक भारतीय शासक की तरह कार्य करती रही। तो अब सवाल है ये कैसे, भारतीय शासक के रूप में कैसे कार्य करने लगी? तो अब इसमें ये अटैच कर देंगे कि वसूली का अधिकार प्राप्त करने के बाद कंपनी के समक्ष पुलिस और सैन्य कार्यों की समस्या भी सामने आने लगी, जिसके लिए उन्होंने बंगाल के नवाब पर दबाव बनाकर उससे फौजदारी अधिकार प्राप्त कर लिए। बदले में उसे पेंशन प्रदान कर दी गई। फौजदारी अधिकार प्राप्त करने के बाद अंग्रेज़ों के हाथ में फौजदारी कानून, ठीक, पुलिस और सेना, ये सारे अधिकार आ गए। निश्चित रूप से ये एक राज्य के अधिकार थे। अब कंपनी सरकार स्वयं को बंगाल का शासक समझने लगी और इन्हीं उद्देश्यों से प्रेरित होकर कंपनी सरकार ने, है ना, या ब्रिटिश सरकार ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। रेगुलेटिंग एक्ट पारित करने के बाद 1774 कलकत्ते में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी। यानी अब न्यायिक शक्तियां भी कंपनी ने सीधे तौर से अपने हाथ में रख ली थी। और फिर आप बता देंगे कि 1793 में कॉर्नवालिस की सरकार ने सिविल सेवा, ठीक, और पुलिस सेवा, जो निश्चित रूप से उन्होंने अपने औपनिवेशिक हितों को ध्यान में रखते हुए ही स्टार्ट की थी, को लागू करने के बाद कंपनी पूरी तरह से एक सरकार का रूप ग्रहण कर चुकी थी। तो बंगाल में दीवानी प्राप्त करने के बाद कंपनी कैसे एक सरकार का रूप ग्रहण कर लेती है? सिंपल तरीके से इस टॉपिक को जिसने भी पढ़ा होगा उसे बड़ी आसानी से इसका आंसर मालूम हो गया होगा। फिर देखिए इसके बाद का सवाल देखिए ज़रा। सवाल दिया गया है कि क्या आप समझते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक बहुवर्गीय आंदोलन था? कीवर्ड देखिए सब जगह सामने दिख रहे हैं, खुद उन्होंने ही इंडिकेट कर दिया है बहुवर्गीय। तो आपको बताना कौन कौन थे, जिसमें सभी वर्गों, स्तरों के, यानी कि इसमें जातीय, भाषाई, धार्मिक प्लस सामाजिक, आर्थिक भी शामिल कर लेने हैं, इस तरह के साम्राज्यवाद विरोधी हितों का प्रतिनिधित्व था। तो साम्राज्यवाद विरोधी जो हित हैं वो क्या थे? तो जाहिर सी बात है कि साम्राज्यवाद जो है उसका मूल उद्देश्य था भारतीयों का शोषण, शोषण के साथ दमन, दमन के साथ भारतीयों में वंचना की भावना। ठीक, इन्हीं तीन चीज़ों की वजह से कौन कौन से भारतीय वर्ग प्रभावित हुए। तो यहाँ पर आपको क्या करना था ना, कि दिखाना था कि जब ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ, औपनिवेशिक साम्राज्य पूरी तरह से लागू किया गया, राजे महाराजे अंग्रेज़ों के अधीनस्थ हुए, जमींदार अधीनस्थ हुए, एक मध्यम वर्ग जिसको अंग्रेज़ों ने ही प्रस्तुत किया, किंतु वो भी अपने को परस्पर वंचित समूहों में गिनता था जब वो अपने अधिकारों की तुलना अंग्रेज़ों से कराता था। अंग्रेज़ी आर्थिक नीतियों के शोषण ने किसानों और मजदूरों को दरिद्र बना दिया, शिल्पकारों को बेरोजगार कर दिया, वे स्वयं कृषकों की श्रेणी में आ गए। महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारतीयों पर होने वाले अत्याचार इत्यादि ने मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो असंतुष्टि उत्पन्न की,
वो असंतुष्टि 1857 के विद्रोह के दमन के बाद संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से, जनजाति किसान आंदोलनों के माध्यम से, समाज सुधार आंदोलनों के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गई। 1885 कांग्रेस के गठन के बाद राष्ट्रीय आंदोलन ने कई आयाम ग्रहण किए, जिसमें उदारवादी, उग्रवादी, वामपंथी, समाजवादी, क्रांतिकारी, महिलावादी, संविधानवादी इत्यादि विचारधाराएं शामिल हुईं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, जमींदार, राजे महाराजे, किसान, जनजाति, मजदूर इत्यादि वर्गों का प्रतिनिधित्व रहा। और ये प्रतिनिधित्व जैसे जैसे बढ़ता गया, अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध राष्ट्रवाद अत्यधिक प्रबल होता गया। अंततः उसने 1947 में इसी आधार पर अपनी आज़ादी ग्रहण कर ली। निष्कर्ष आप क्या दिखाएंगे? निष्कर्ष आप ये दिखाएंगे कि अंग्रेज़ों के आने के बाद से राजनीतिक एकीकरण, सिविल सेवा के माध्यम से एक समान प्रशासन, रेलवे, संचार, परिवहन सुविधाओं के विकास के बाद एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ने जो रूप ग्रहण किया, अंग्रेजी शोषण ने उसको और प्रोत्साहित किया या तीव्र किया। और इसी कारण से राष्ट्रीय आंदोलन भिन्न भिन्न वर्गों से संबंधित होकर भिन्न भिन्न स्तरों पर अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध हो गया। ये शो करा देना था यहाँ पर। फिर आ गया, ये देखिए यहाँ पर भारतीय समाज पर अंग्रेजी शासन का विभेदीय प्रभाव पड़ा। अभी वही बता ही रहा हूँ, वही सेम चीज़ यहाँ पर है। देखिए, विभेदीय प्रभाव पड़ा। और इसको आप जानते हैं क्या, ऐसे प्रश्नों को ब्रेक करने के लिए कि ये विभेदीय प्रभाव पड़ा, तो बस ऐसे ब्रेक कर दीजिए कि जो शहरी वर्ग हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ा, जो ग्रामीण वर्ग हैं इन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो बड़ी आसानी से प्रश्न ब्रेक होता दिखाई देगा। और कैसे ये 1857 में शामिल हो गए, तो देखिए नॉर्मली जो शहरों में रहते थे वो राजे रहा करते थे, राजे के सहायक जमींदार, सामंत, जागीरदार वगैरह रहा करते थे। शहरों में ये मान लीजिए कि जो छोटे व्यापारी वगैरह थे उस समय के वो लोग रहा करते थे, या यूँ मान लीजिए कि जो बौद्धिक वर्ग के लोग थे, कवि, लेखक और डॉक्टर वगैरह, ये लोग रहा करते थे। ग्रामीण क्षेत्र से जमींदार निश्चित रूप से संबंधित थे। भाई देखिए, वो शहरी जीवन में भी है, ग्रामीण जीवन से भी संबंधित है। और मूलतः तो आप ये मान लीजिए कि कृषक समाज संबंधित है। कृषक समाज के साथ साथ आप ये भी मान लीजिए कि जनजातीय समाज संबंधित है, ठीक है। और प्लस इसके साथ साथ जैसे जैसे यहाँ पर शिल्प वगैरह बेकार हुए, आधुनिक कारखानों का विकास हुआ, एक मजदूर वर्ग भी उत्पन्न हुआ। इनके ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ा, तो आप बताएंगे कि मूलतः शोषणकारी नीति के कारण बहुत से राजे महाराजे उजड़ गए, जमींदारों से ज़मीनें छीन ली गई। 1857 से पहले का सारांश बंदोबस्त, अब थोड़ा सा डिटेल में जाना संभव नहीं, सारांश का जो विद्यार्थी हमारे उन्होंने पढ़ा होगा हमसे, समरी सेटलमेंट हमने उनको पढ़ाया है। तो बहरहाल 1857 का सारांश बंदोबस्त जिसने ज़मींदारों की ज़मीनें अंग्रेज़ों के पास पहुंचा दी, और इन सभी चीज़ों से उत्पन्न होने वाला असंतोष 1857 के विद्रोह में दावानल बनकर खड़ा हो गया। इस क्षेत्र में ग्रामीण समाज का अत्यधिक शोषण किया गया था। आर्थिक शोषण की सबसे अधिक मार कृषक समाज पर पड़ी थी। उद्योग धंधे तबाह होने से छोटे छोटे शिल्पी, छोटे व्यापारी भी कृषि समाज पर निर्भर हो गए थे। कृषि समाज में होने वाला शोषण, सूदखोरों का अत्याचार, महाजनों का अत्याचार, सरकारी कर्मचारियों का अत्याचार, जो अंग्रेजी साम्राज्य समर्थित था, इन सब के विरुद्ध 1857 का विद्रोह खड़ा हो गया। फिर अगला सवाल देखिए जरा, विश्लेषण कीजिए कि क्रांतिकारियों ने लोगों को किस प्रकार आत्मविश्वास सिखाया तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सामाजिक आधार को व्यापक किया। तो बड़ा इजी गोइंग है, क्रांतिकारियों ने लोगों को किस प्रकार क्या सिखाया है, आत्मविश्वास। और स्वाधीनता संग्राम के किस को व्यापक किया है, तो आप कहेंगे कि सामाजिक आधार को व्यापक किया है। तो देखिए आत्मविश्वास, तो यहाँ पर आप पहले क्रांतिकारी आंदोलन के जो फेजेस हैं उनको दिखा दीजिए। आप दिखा दीजिए कि 3 फेजेस रहे हैं क्रांतिकारी आंदोलन के मोटे तौर से, और 3 फेजेस किस तरीके से रहे हैं। तो पहला फेज़ आप ये दिखा दीजिए कि ये 1905 से 1920 तक रहा है। दूसरा 1924 से 1934 तक रहा है।
तीसरा 1942 से 1946 तक रहा है। आपको ध्यान ही होगा जब तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस समय कई जगह पर समानांतर सरकारें गठित हुई थी। ये समानांतर सरकारें एक प्रकार से क्रांतिकारी आंदोलन थे, क्योंकि उसमें देखिए बंगाल की जो एक समानांतर सरकार थी जिसको जाति सरकार कहा जाता है, सतीश सामंत के नेतृत्व में गठित हुई थी। उस सरकार ने अपनी एक क्रांतिकारी संस्था गठित की थी जिसको विद्युत वाहिनी कहा गया था, जिसमें एक महिलाओं की सेना भी बनी थी, भगनी सेना। और उड़ीसा वाली सरकार ध्यान दीजिए जो लक्ष्मण नायक के नेतृत्व में गठित हुई थी, वहाँ भी एक रक्त वाहिनी नाम का क्रांतिकारी संगठन बना था, है ना। इसी तरीके से सतारा वाला देखिए जहाँ वाई चौहान थे, नाना पाटिल थे, वहाँ पर भी इसी तरह क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई थी। प्लस कई विद्वान सुभाष चंद्र बोस के आईएनए को भी एक क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में ही देखने की कोशिश करते हैं। 1924 से 1934 वाला सेकेंड फेज अगर देखा जाए तो ये आपको काकोरी कांड से लेकर हुए आगे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद होते हुए और 1934 में सूरसेन की फांसी तक दिखाई देगा। ये 1905 से 1920 वाला आप जानते हैं, बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना, महाराष्ट्र की अभिनव भारत और नासिक की सावरकर वाली मित्र मेला वगैरह, इन सब की कार्यवाहियाँ किस तरीके से ले गई। इसी आधार पर कुछ विद्वान 1897 से भी क्रांतिकारी आंदोलन को देखते हैं, कुछ विद्वान 1872 से शेर अली अफरीदी से भी देखने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको ध्यान होगा कि अपने जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनका नाम देखिए मैं भूल गया, जो सिख समाज से आते थे, तो उन्होंने भी एक ऐसी ही कलकत्ता हाई कोर्ट की क्रांतिकारी घटना का उल्लेख किया था जो 1872-73 के आसपास की थी। तो खैर हमको उतना उधर नहीं जाना है, हमको ये ध्यान देना है कि भाई चलिए ठीक है, मोटे तौर से 1905 से मान लिया गया। तो हमने पहले शुरुआत में बता दिया भाई कि 3 फेजेस में क्रांतिकारी आंदोलन चला है, और हमने कहा कि इसमें जो पहला फेज था, इस पहले फेज की जो रणनीति थी वो निश्चित रूप से पिस्तौल और बम वाली थी। सेकेंड फेज की जो रणनीति रही है वो कहीं ना कहीं समाजवाद वाली रणनीति रही है, और थर्ड फेज की जो है तो ये तो आप जानते ही हैं कि समानांतर सरकार और पूर्ण रूपेण स्वायत्तता, ये इनका उद्देश्य रहा था क्रांतिकारी आंदोलनों का। ठीक, अब सवाल यहाँ पूछ रहा है आपसे कि भाई कैसे इन्होंने जो है लोगों में आत्मविश्वास सिखाया। तो आप बताएंगे कि भाई क्रांतिकारी आंदोलन के तीनों चरणों में देखा जाए तो क्रांतिकारियों ने आत्म बलिदान के द्वारा उन्होंने अपने परिवार, अपने करियर, अपनी शिक्षा, अपनी वेल्थ का अर्जन इत्यादि की परवाह ना करते हुए, शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के दमन की परवाह ना करते हुए उसका खुलकर प्रतिरोध किया, और उनके बलिदान ने लोगों के अंदर कहीं ना कहीं आत्म प्रेरणा उत्पन्न की। इससे भारतीयों में एक आत्मविश्वास जगा था। अब क्वेश्चन ये है कि स्वाधीनता संग्राम के सामाजिक आधार को व्यापक किया था। तो जैसे ये जो समाजवाद वाला मैटर है, एक तो इसने सामाजिक आधार को व्यापक किया। जब इन्होंने समाजवाद का मुद्दा उठाया तो सीधे तौर से ये कृषक समाज से जुड़ गए, ये मजदूर समाज से जुड़ गए। अच्छा, आपको ध्यान होगा कि इन लोगों ने सांप्रदायिकता वाले मुद्दे को भी उठाया था, है ना। भगत सिंह वाला आपको ध्यान होगा, रॉबर्ट ब्राउनिंग की कविता उन्होंने जो है कोट की थी लाला लाजपत राय पे। जब लाला लाजपत राय सांप्रदायिक राजनीति की ओर मुड़ गए थे तो उन्होंने सांप्रदायिकता वाले मुद्दे को भी उठाया था। प्लस क्रांतिकारी एक ऐसी राष्ट्रीय सरकार गठित करना चाहते थे जिस सरकार में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होता। तो ये सारी चीज़ें आप दिखाते हुए बताएंगे कि कैसे इन्होंने अपने आधार को व्यापक किया, और सबसे बढ़कर ये है कि महिलाओं की एक स्वतंत्र भूमिका को इन्होंने ही निश्चित किया। किसी भी प्रश्न में आप देखिए तो हर प्रश्न में एक ही चीज़ नज़र आ रही है दोस्तों, और वो ये नज़र आ रहा है कि हर प्रश्न में कहीं ना कहीं जो सवाल पूछा गया है वो कई आधारों से रिलेट होता चला जा रहा है, और वही चीज़ आपको भी यहाँ पर रिलेट कराते चले जाना है। फिर अगला सवाल देखिए आप यहाँ पर, आरंभिक राष्ट्रवादियों नरमपंथियों की नीतियों तथा कार्यक्रमों की व्याख्या कीजिए।
वे किस सीमा तक लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में सक्षम थे। और आगे देखिए उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। आपकी सहमति असहमति दोनों हो सकती है। ये सवाल बहुत इजी है, ये सवाल कई बार पूछा गया है। इस सवाल का अगर मैं आंसर ना लिख के आपसे सिर्फ बातचीत करूं, और बातचीत में आप खुद ध्यान दीजिए कि 2014 में 2015 में सवाल पूछा गया, यहाँ तक कि जीएस में भी सवाल पूछा गया है ना, कि क्या कारण है कि नरमपंथी अपनी घोषित विचारधारा और लक्ष्यों के प्रति राष्ट्र के विश्वास को जगाने में असफल रहे थे। 14 वाला सवाल देखिए, नरमपंथियों में से अधिकांश के लिए राजनीति एक अंशकालिक कार्य था। ध्यान है आपको? तो इन सारी चीज़ों को अगर आप लें और थोड़ा सा आरंभ में बता दें आप इनको कि इनकी नीतियां क्या थी, और इसमें नरमपंथियों के आधार से जोड़ दीजिएगा। आधार इन द सेंस इसमें सामाजिक वर्ग कौन सा था, सामाजिक समूह कौन सा था। तो आप बताएंगे कि अधिकांशता उद्योगपतियों, व्यापारियों, शिक्षित भारतीयों, सिविल सेवकों और पत्रकारों के द्वारा स्थापित की गई है ना राष्ट्रीय आंदोलन की संस्थाओं ने जिन मांगों को प्रस्तुत किया था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उन्हें ही नरमपंथ के रूप में जाना जाता है। अधिकांशता इसमें कांग्रेसी जनों की ही मांगें शामिल की जाती थी, जो समाचार पत्र पत्रिकाओं की स्वतंत्रता, धन के निष्कासन का सिद्धांत, प्रशासन में अत्यधिक भागीदारी या अधिक से अधिक भागीदारी और सरकार के अधीन राजनीतिक संस्थाओं में उनके प्रवेश से संबंधित होती थी। इसमें सामान्य रूप से आम जन की मांगों से संबंधित मुद्दों का अभाव होता था, और इसकी एक बड़ी वजह उनका सामाजिक आधार था। तो जो उनका सोशियो बेस था, उसी की वजह से इनकी नीतियां और कार्यक्रम बहुत सीमित होते थे। किस सीमा तक लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में सक्षम थे, तो आप इसमें बताएंगे कि इनका ज़्यादातर जो बेस रहा था वो एलीट बेस रहा है, यानी इनका बुर्जुआजी पे बेस रहा है। ये अंग्रेजी साम्राज्य पर संवैधानिक दबाव बनाने में तो सफल रहे, संवैधानिक रियायतें प्राप्त करने में भी सफल रहे, किंतु कहीं ना कहीं ये आम जनता तक अपनी नीतियों को पहुंचाने में असफल। और यही कारण है कि कांग्रेस के अंदर एक गर्म पंथ का उदय हो गया था। ठीक, तो वो चीज़ें आपने यहाँ पर शो करा दी भाई किस तरीके से कांग्रेस के अंदर एक गर्म पंथ का उदय हो गया था। खैर सवाल बड़ा इजी था और उसे बड़े अच्छे तरीके से आपको परिभाषित भी कर देना था। ये देखिए, मैकमोहन लाइन पर विवाद के प्रकाश में 1950 तथा 1960 के दशक में भारत चीन संबंधों का विश्लेषण कीजिए। तो मैकमोहन लाइन विवाद के संदर्भ में, ठीक, अब आपको ये ध्यान हो अगर कि किस तरीके से, थोड़ा सा टाइमलाइन को मैं परिभाषित करूं कि किस तरीके से जब 1949 में चीन में एक साम्यवादी सरकार गठित हुई, तो उस साम्यवादी सरकार के गठन के तुरंत बाद भारत सरकार ने उसको तुरंत मान्यता प्रदान कर दी। भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्रदान कर दिए जाने के बाद वो साम्यवादी सरकार अपने खोए हुए क्षेत्रों को अधिकृत करने की कोशिश करने लगी। 1950 में उसने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। 1954 में जब चीनी प्रधानमंत्री चाओ एन लाई भारत आए, तो उसी समय चाइनीज़ पत्रिका चाइना पिक्टोरियल ने जिन नक्शों को प्रकाशित किया, उसमें मैकमोहन रेखा का उल्लंघन करते हुए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और अक्साई चीन के काफ़ी हिस्से को चीन का हिस्सा दिखाया गया था। उस समय भारत के विरोध को चाओ एन लाई ने यह कहते हुए टाल दिया था कि ये नक्शे पुरानी चांग काई शेक की सरकार के हैं, वे चीन वापस जाने के बाद इन नक्शों को संशोधित करवा लेंगे। लेकिन 1956 में चीनी सरकार ने उन्हीं नक्शों को आधिकारिक मानकर भारत के सामने मैकमोहन रेखा को पुनर्निर्धारित करने का प्रावधान रखा। जवाहरलाल नेहरू की ओर से इस पर आपत्ति की गई। मैं अक्सर जवाहरलाल नेहरू बोलता हूँ तो बच्चे बोलते हैं सर जवाहिर क्यों बोलते हैं। आप ध्यान रखिएगा, जवाहिर पर्शियन वर्ड है और इसका मतलब होता है कि उस जैसा कोई दूसरा ना हो। तो जवाहिर ही सही वर्ड है, जहाँ जहाँ जवाहर लिखा हुआ है वो सही नहीं है। पर्शियन की एक विशेषता ये भी है कि आपने उसमें देखा होगा छोटी ई की मात्रा बहुत होती है। प्याज, पियाज, साइकिल, साइकिल, है ना, इस तरह का कॉलेज, कॉलेज, उसमें छोटी ई की मात्रा होती है। तो वहाँ जवाहर नहीं होता, वहाँ जवाहिर ही सही वर्ड है। खैर कोई बात नहीं। तो नेहरू जी ने
अपना विरोध रखा कि भाई ये रेखा जो है आपने ब्रिटिश शासनकाल में स्वेच्छा से स्वीकार की थी। तो चाइनीज़ पक्ष का कहना था कि जब हम गुलाम थे, हम पर पश्चिमी शक्तियां दबाव बनाए हुए थी, तो ब्रिटिश शासन ने हम पर दबाव डालकर ये रेखा हमसे स्वीकृत करा दी थी। इसमें जो क्षेत्र हमारे अंतर्गत आते हैं, जो सांस्कृतिक आधार पर हमसे संबंधित हैं, वो हमें प्रदान कर दिए जाएं। चीन की ओर से यह भी प्रस्ताव रखा गया कि दोनों संबंधित पक्षों की सेनाएं कुछ कुछ किलोमीटर तक पीछे हट जाएं और इस सीमा रेखा का पुनर्निर्धारण कर लिया जाए। 1960 में आपको पता होगा, इसी उद्देश्य से समाधान के लिए करीब 1 हफ्ते के लिए चाउ एन लाई भारत आए थे, रुके, नेहरू से बात हुई। उस दौरान खुद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से बातचीत की, लेकिन विपक्ष के प्रतिरोध, विपक्षी नेताओं के प्रतिरोध के कारण और भारत सरकार की ओर से यह स्पष्ट कर दिए जाने के कारण कि मैकमोहन रेखा में संशोधन की गुंजाइश नहीं है, कई मोर्चों पर चीन की सरकार भारत के ऊपर दबाव बनाने लगी। कई जगह ऐसी झड़प हुई जिस झड़प में चीन की सरकार के सैनिक भारतीय सैनिकों पर भारी पड़े या उन्होंने लोगों को वहां पर मारा। और इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को चीन की सीमा रेखा पर सेना का जमावड़ा करना पड़ गया और इस जमावड़े की वजह से दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ा, जिसकी वजह से 1962 की लड़ाई हुई। तो यहाँ पर ये जो आंसर था ये थोड़ा सा कहानी परक था। कहानी परक इस सेंस में था कि आपको ये दिखाना था कि भारत चीन संबंध बिगड़ते कैसे चले गए। अच्छा, इन संबंधों के बिगाड़ने में दलाई लामा का विशेष योगदान रहा। शुरुआती दौर में भारत सरकार ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया। नेहरू जी का कहना था कि पहले तिब्बत जो है वो चीन का ही हिस्सा था, चीन पहले गुलाम था, अब वो स्वतंत्र हो गया है, अपनी सीमा रेखा को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब तिब्बत के प्रति भारत में सहानुभूति बढ़ने लगी, लोग तिब्बत के मुक्ति संग्राम को अपना समर्थन देने लगे और दलाई लामा के भारत भागकर आने पर भारत सरकार ने जब उनको शरण प्रदान कर दी, इससे लेकर चीनी पक्ष से हमारे संबंधों में खटास और बढ़ गई थी। कुछ अंतर्राष्ट्रीय कारक भी माने जाते हैं, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित को लिखे पत्र में स्वीकार किया था कि दरअसल में रूस ने चीन के ऊपर जो दबाव बनाया, तो चीन रूस को अपनी शक्ति दिखाने के लिए आतुर हो रहा था और उसके लिए उसको कमज़ोर पक्ष भारतीय पहलू दिखाई पड़ रहा था, जिससे उसके ऑलरेडी तनाव चल रहे थे। शायद इसीलिए नेहरू इतने बड़े युद्ध की उम्मीद नहीं कर पाए थे। नेहरू को ये उम्मीद थी कि चीन से सीमावर्ती क्षेत्र पर झड़प हो सकती है, लेकिन शायद कोई बड़ा युद्ध ना हो, और इसीलिए शायद चीन से होने वाले हमले और उस युद्ध की भीषणता का नेहरू सही से मूल्यांकन नहीं कर पाए। इन सब चीज़ों पर काफ़ी विवाद भी है, लेकिन खैर प्रश्न में उतने विवाद में जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। फिर आगे देखिए, उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकप्रिय आंदोलनों ने पर्यावरणीय संकट की प्रकृति को समझने में किस प्रकार हमारी सहायता की है। अब आपको यहाँ पर ध्यान में देखते हुए पहले मैं कुछ आंदोलनों के नाम लिख दूं जो आपने नॉर्मली खुद सुन रखे होंगे, जैसे उत्तराखंड में चलने वाला चिपको आंदोलन, ध्यान होगा आपको, पेड़ों को काटने से रोकने के संदर्भ में। ठीक इसी तरीके से आपको बहुगुणा वाला टिहरी बांध परियोजना का जो उन्होंने विरोध किया था, टिहरी आंदोलन ध्यान होगा। ठीक, मेधा पाटकर, उनका नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक, उसको आपको ध्यान कर लीजिए। इसके अलावा बिहार सरकार में चला हुआ एक जंगल बचाओ आंदोलन, इसको ध्यान कर लीजिए। केरल की साइलेंट वैली को बचाने वाला अप्पिको आंदोलन, ठीक, उसको ध्यान कर लीजिए। और आपको बताना है यहाँ पर कि स्वतंत्र भारत में भारत सरकार ने आर्थिक और व्यापारिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिकृत परियोजनाओं को प्रारंभ किया। भारत के आधारभूत ढांचे के विकास की कोशिश की गई, विद्युत परियोजनाओं का विकास किया गया। इस हेतु जो बड़े बड़े बांध बनाए जाने थे, तो उससे उनके आसपास का अधिकांश क्षेत्र प्रभावित होता था, या वहाँ पर जंगलों की सफाई करनी पड़ती थी, या जैसे रेलवे परियोजना है या सरकार की कोई और परियोजना लगानी है तो वहाँ पर भी लकड़ियों की आवश्यकता है, जंगलों की सफाई करनी है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कई बार ऐसा हुआ
कि पर्यावरणीय जो विद्वान थे, जो इस संकट के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, उन्होंने इसको लेकर आंदोलन किया। तो आप इनमें से कुछ आंदोलनों का नाम लेते हुए बता देंगे कि भाई इन आंदोलनों ने सरकार का ध्यान खींचा। वजह ये थी कि इस तरह के बांध वगैरह बनाए जाने पर, परियोजनाओं के बनाए जाने पे न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचता था, बल्कि वहाँ की अधिकांश आबादी विस्थापित हो जाया करती थी, जिनके पुनर्वास का सही से कार्यक्रम भी संचालित नहीं किया जाता था। इसी कारण से कई लोकप्रिय आंदोलनों ने सरकार को इस ओर ध्यान दिलाया और सरकार ने न केवल लोगों के पुनर्वास की एक व्यवस्था की, बल्कि परियोजनाओं में भी कुछ परिवर्तन करके वहाँ पर पर्यावरण को बचाने की कोशिश की गई। हालांकि इसके बावजूद अधिकांश जगह आप देखते हैं कि कई क्षेत्र जलमग्न हुए, कई जगहों पर मच्छर पनपे, कई जगह पर बीमारियां फैली। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो जापानी वो एंसेफेलाइटिस कहा जाता है, फीवर, उसके पीछे ये सब जल जमाव सबसे बड़ी समस्या बताई जाती है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें को निगेटिव को भी आप अटैच कर सकते थे। ठीक, फिर सवाल को देखिए आगे। अब आ गया सेकंड पोर्शन अपना, वर्ड हिस्ट्री वाला, और यहाँ भी 150-150 शब्दों के उत्तर हैं। और क्वेश्चन देखिए यहाँ पर भी बड़े इजी तरीके से है। रूसों ने एक आशा प्रज्वलित की, बस क्वेश्चन यही है, वो आशा क्या थी जो प्रबोधन की आत्मा बन गई। ठीक, तो थोड़ा सा आप प्रबोधन को डिफाइन कर देंगे, जो कार्य कारण सिद्धांत पे चल रहा था, जहाँ व्यक्ति ने हर चीज़ को समझने की कोशिश की। 1650 से 1780 का समय, जिसको प्रबोधन या ज्ञानोदय का युग कहा जाता है, जहाँ मनुष्य ने प्रकृति की गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश की, प्रकृति को कुछ निश्चित नियमों के अधीन गतिशील माना और उन नियमों को जानकर मनुष्य ने अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की। इस प्रकार की चीज़ों के प्रति ध्यान आकर्षण का कार्य रूसों ने किया। रूसों ने अपने विचारों के माध्यम से पहला तो उसने कोशिश यही की कि उसने मनुष्य के अधिकारों का समर्थन किया। ठीक, माना जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में रूसों का ही योगदान था। कहा भी जाता है कि रूसों ना होता तो फ्रांस में क्रांति नहीं होती। एक तो उसने इस बात की बात कही, दूसरे उसने जो बात चर्चा में लाई वो थी राज्य के संदर्भ में लोकप्रिय संप्रभुता, है ना। सामान्य इच्छा का जो उसने सिद्धांत प्रस्तुत किया कि सामान्य इच्छा से मिलकर राज्य का गठन होना चाहिए, तो उसने एक लोकप्रिय संप्रभुता जो पहले जॉन लॉक दे चुके थे, उसी लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को ग्रहण किया। और ये लोकप्रिय संप्रभुता उसकी इस बात पर आधारित थी कि कानून का शासन होना चाहिए, है ना। कानून का शासन जिसने संविधानवाद को जन्म दिया। ठीक, इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रूसों ने अपने जो विचार प्रस्तुत किए, वही विचार निश्चित रूप से प्रबोधन की आत्मा बन गए थे। आप इस तरीके से अटैच कर लीजिए कि वही विचार जो है प्रबोधन की आत्मा बन गए थे। ये आशा उसने प्रज्वलित की थी। तो प्रबोधन में जो कार्य कारण सिद्धांत राजनीति में, समाज में, अर्थव्यवस्था में, धर्म में, प्रत्येक क्षेत्र में लगाया गया, कहीं न कहीं वो चेतना रूसों ने प्रज्वलित की थी। रूसों ने प्राकृतिक नियमों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। रूसों का ही मानना था कि हर चीज़ के कुछ निश्चित नैतिक नियम होते हैं, तो ऐसे में समाज के, राजनीति के, धर्म के भी कुछ निश्चित नैतिक नियम होने चाहिए। और ये चीज़ें कार्य कारण सिद्धांत के रूप में दिखाई दी प्रबोधन के दौर में। फिर देखिए सवाल, अगला सवाल, फ्रांसीसी कानूनों का संहिताकरण नेपोलियन की उपलब्धियों में संभवतः सबसे स्थायी था। बस अब सवाल यही है कि आपको फ्रांसीसी कानूनों को परिभाषित कर देना है। कानून थे क्या, और कानून से जुड़े हुए वर्ग क्या थे, कानून की अपनी विशेषताएं क्या थी जिसने फ्रांस को प्रभावित किया। तो आपको बताना है कि इसमें सीपीसी भी बनाया गया था, है ना, सिविल प्रोसीजर कोड, इसमें पीनल कोड भी बनाया गया था, इसमें
CRPC बनाया गया था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी बनाया गया था, इसमें कॉमर्शियल कोड भी बनाया गया था। ये कानून इसलिए आवश्यक थे क्योंकि फ्रांस में जब क्रांति हुई थी तो वहाँ पर यह कहना बहुत मुश्किल था कि कानून क्या है, और जनता कानून के जिस शासन में विश्वास करने लगी थी उन कानूनों का संहिताकरण क्रांति के दौरान जनता की मांगे, जनता की अपेक्षाएं और नेपोलियन से पूर्व का जो फ्रांसीसी शासन था उससे जनता को जो निराशा हाथ लगी थी, उन सब चीज़ों को समाप्त करते हुए जनता के भीतर एक नई आशा प्रज्वलित करने के लिए कानूनों का संहिताकरण आवश्यक था। नेपोलियन ने जब इन कानूनों को बनाया तो कहीं ना कहीं उसके कानून में मध्यम वर्ग के लोग जिन्होंने जो अधिकार प्राप्त कर लिए थे उनको स्थायी रूप दे दिया गया था। व्यापारी जो अपने व्यापार की सुरक्षा चाहते थे उसको एक कानून का रूप दे दिया गया था। महाजन जो बैंकिंग की सुरक्षा चाहते थे उसको भी एक कानून का रूप दे दिया गया था। यहाँ तक कि इस कानून में व्यक्तिगत संपत्ति, जैसा कि फ्रांस के लोग चाहते थे, तो व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी दे दी गई थी और व्यक्तिगत संपत्ति को इतना पवित्र बना दिया गया जितना वो पहले कभी नहीं था। अगर राज्य किसी की संपत्ति का अपहरण करता तो उसको उचित मुआवजा देता। अब इस कानून की विशेषताएं ये थी कि इसमें नेपोलियन ने पारिवारिक अनुशासन को बड़ा महत्व दिया था, जैसा कि उसने क्रांति के दौरान अनुभव भी किया था। तो नेपोलियन की कानूनी संहिता में पारिवारिक अनुशासन को महत्व देते हुए पिता को परिवार का मुखिया और परिवार में सर्वाधिकार दे दिए गए थे। फ्रांस में जो बड़े पुत्र को संपत्ति का उत्तराधिकारी मानने की परंपरा थी वो समाप्त कर दी गई थी। पिता अपनी संपत्ति किसी को भी दान में दे सकता था। अपने पुत्रों पर उसे अनन्य अधिकार दे दिए गए थे। नेपोलियन ने अपनी इस कानूनी विशेषताओं में कहीं ना कहीं महिलाओं को निराश किया था, है ना। उसे बिना अधिकार वाली परतंत्र महिलाएं पसंद थीं शायद, इसीलिए उसने तलाक के कानून को टफ कर दिया था ताकि महिलाएं आसानी से विवाह विच्छेद की ओर ना जा सके। प्लस अदालतों में तलाक की प्रक्रिया को टफ कर दिया था। हाँ, लेकिन ये अवश्य था कि उसने बिना पादरियों के जो कोर्ट में किए गए विवाह थे, है ना, उनको मान्य ठहराया था। तो जो कानूनी विवाह थे उनको इसने वहाँ पर मान्य ठहरा दिया था और यही ऐसी आवश्यकताएं थीं जिनके विषय में ये माना जा रहा था कि यही फ्रांस की डिमांड थी। नेपोलियन ने कानूनों को जो ये रूप दिया, इन बातों को लेकर बहुत से विद्वान ये मानते हैं कि नेपोलियन के द्वारा किए गए सुधारों में सबसे स्थायी सुधार था उसकी ये कानूनी संहिता। वो कहा करता था कि मेरा मूल्यांकन उन 40 युद्धों से नहीं किया जाएगा बल्कि मेरी कानूनी संहिता स्थायी रहेगी। और आज तक फ्रांस में कुछ संशोधनों के साथ ये संहिता अभी भी लागू है। फिर देखिए आप, नया सवाल, मार्क्सवाद के विचारों को लोकप्रिय बनाने में एंजेल्स ने मार्क्स से ज्यादा कार्य किया। सही बात है। ये क्वेश्चन दोस्तों, मार्क्सवाद का नाम तो ले लिया गया लेकिन रियलिटी यही है कि यहाँ पर मार्क्स के बजाय एंजेल्स के योगदान को एक्सेप्ट कराया गया था। तो जिस समय लंदन वर्किंग मेंस एसोसिएशन मार्क्स ने गठित की थी 1848 के आसपास, तो लंदन के कामगारों की स्थिति, सिचुएशन को समझने, डेटा जुटाने में कार्ल मार्क्स का भरपूर सहयोग एंगल्स ने किया था। एंगल्स के ही विचारों को आधार बनाकर दास कैपिटल जो मार्क्स ने लिखी थी उसका पहला ही वॉल्यूम मार्क्स लिख पाया था। इसका सेकंड वॉल्यूम, इसका थर्ड वॉल्यूम, इसका फोर्थ वॉल्यूम ये एंगल्स का लिखा हुआ था, जिसमें कार्ल मार्क्स के बाद समाजवाद को आधार बनाते हुए, मूल आधिक्य के सिद्धांत को परिभाषित करते हुए, जनता के अधिकारों को परिभाषित करते हुए और मार्क्स के समाजवाद को वैज्ञानिक आधार देते हुए एंगल्स ने परिभाषित किया था। उसने ये बताया था कि श्रमिक के परिश्रम का महत्व क्या है, किसी वस्तु के उत्पादन की लागत कितनी होती है, इसमें पूंजी निवेश करने वाले को क्या मुनाफा मिल सकता है, अतिरिक्त लाभ का जो सिद्धांत है
वो कैसे पूंजीवाद को बढ़ावा देता है, इन सारी चीज़ों को एंगल्स ने ही आगे चलकर लोकप्रिय बनाया। ये भी कहा जाता है कि जब 1864 में प्रथम इंटरनेशनल मार्क्स ने आयोजित की थी तो मजदूरों को एक मंच पे लाने और विभिन्न देशों में मार्क्सवाद को लोकप्रिय बनाने में एंगल्स ने ही मार्क्स की सहायता की थी। यहाँ तक कि मार्क्स अपने जिन विचारों को प्रस्तुत कर सका उसके लिए पूंजी भी एंगल्स ने ही उपलब्ध कराई थी। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स का नाम भले ले लिया गया था, लेकिन योगदान हमको एंगल्स का दिखाना था और ये बताना था कि मार्क्सवाद का चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे डेटा जुटाने का मैटर हो, चाहे उसके प्रचार का मैटर हो, यहाँ तक कि उसके सिद्धांतों को वैज्ञानिकता के आधार पर लाने का मैटर हो, जो दास कैपिटल के 2nd, 3rd, 4th वॉल्यूम में दिखाई दिए, इसमें एंगल्स का योगदान था। मूल आधिक्य का सिद्धांत जो कार्ल मार्क्स का बताया जाता है, उस सिद्धांत को भी वैज्ञानिक आधार देने का काम फ्रेडरिक एंगल्स ने किया हुआ था। फिर देखिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया हुआ था। अगला सवाल दिया है, यूरोप तथा अमेरिका में गरजते 20 के दशक के अनेकों सकारात्मक बिंदु थे। पहले तो ये समझ लीजिएगा, ये गरजता 20 है ना, रोरिंग 20s कहा जाता है इसको। अनेकों सकारात्मक बिंदु थे। कौन से थे? महिलाओं को इन इलाकों में अपना उत्थान करने में। कौन से इलाके थे भाई? तो जाहिर सी बात है कि ये इलाका अमेरिका का था, ये इलाका यूरोप का था और कुछ हद तक आप इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कह सकते हैं ये इलाका एशिया का भी था। हालांकि इसका मैक्सिमम इम्पैक्ट आप देखेंगे तो बर्लिन पर है, पेरिस पे है, लंदन पर है, फ्रैंकफर्ट पर है, एम्स्टर्डम पर है, न्यूयॉर्क पर है, वाशिंगटन पर है। अमेरिका और यूरोप पर ही इसका मेन इम्पैक्ट पड़ा हुआ था। और इसमें ये जो इम्पैक्ट पड़ा हुआ है तो आपको ये दिखाना था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद कौन से ऐसे इम्पैक्ट आए थे जो नए थे। तो जैसे अगर आप सबसे पहली चीज़ यहाँ पर राजनीतिक इम्पैक्ट की बात करेंगे तो राजनीतिक इम्पैक्ट में आप पाएंगे कि प्रशासनिक सुधार सरकारों के स्तर से, जैसे आप देखते हैं कि वुड्रो विल्सन ने ही फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका में लोक प्रशासन की नींव रखी थी और इसको एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाना चालू किया गया था। यानी जनता को प्रत्येक प्रकार से एक लोक कल्याणकारी शासन का अनुभव कराया जा सके, उस चीज़ के लिए प्रयास किए गए। यानी कि राज्य जो है वो लोक कल्याणकारी है, इसका अनुभव कराने का प्रयास किया गया। ठीक है साहब। इकॉनमी में देखा जाए तो जो देश जीत गए थे उनके पास तो आर्थिक था ही, और जिनकी इकॉनमी डैमेज हो गई थी उन्होंने रिवर्स जब कवरेज करने की कोशिश की तो 20s में जो आर्थिक समृद्धि डेवलप हुई कुछ का ध्यान उधर की ओर भी गया। हालांकि आर्थिक समृद्धि लंबे समय तक नहीं चल सकी और 1929 की मंदी का शिकार भी हो गई। इसके जो सामाजिक प्रभाव आए ये सबसे स्थायी थे और इन्हीं से संबंधित था महिलाओं का मुद्दा। सामाजिक प्रभाव के संदर्भ में आप जानते हैं कि यहाँ से मध्यम वर्ग काफ़ी प्रभावशाली हुआ, व्यक्ति के अधिकारों को बढ़ावा दिया जाने लगा, भौतिकतावाद को सर्वाधिक महत्ता दी जाने लगी, मानववादी चिंतन को सबसे अधिक महत्व दिया गया, इसीलिए निशस्त्रीकरण की बात कही गई और मृत्यु को ध्यान में रखते हुए लोगों के बीच में क्षण बोध यानी जीवन के प्रत्येक पहलू को जी लेने की आशा बलवती हुई। ये तो ठीक है, सामाजिक चीज़ों का था। अब आपको बताना है कि इसके साथ साथ कुछ तकनीकी परिवर्तन ऐसे आए, जैसे रेडियो आया, इस समय टेलीविज़न आया, इस समय विद्युत उपकरण आए कई एक से, ठीक है, इस समय सिनेमा आया। इसने लोगों के जीवन में बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन दर्शाए। लोगों को ये लगने लगा कि उन्होंने अपने जीवन को बहुत बेहतर बना लिया है। कई देश जो काफ़ी आर्थिक रूप से समृद्ध थे वहाँ के लोग इसी कारण से भोग विलास के जीवन में डूब गए थे और उनमें नास्तिकता का चलन बढ़ने लगा था।
व्यक्ति अपने आप को सर्वाधिक महत्व देने लगा था, अपने अधिकारों को महत्व देने लगा था और ये परिभाषित करने लगा था कि जो कुछ है वो ये जीवन ही है, इस जीवन के बियॉन्ड कुछ नहीं है। उन चीज़ों को परिभाषित करने लगा था। अब इस संदर्भ में महिलाओं के मामले में क्या फ़र्क आया? अगर वुमेन्स को लेकर परिभाषित किया जाए कि भाई इस संदर्भ में महिलाएं कहाँ पर थीं, तो पहला तो यही है कि महिलाओं के अधिकारों की बात चली, जिसमें आप पाएंगे कि कई देशों में उनको मताधिकार दिया गया। दूसरा आप देखेंगे कि यहाँ पर महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इसको ज़्यादा फोकस किया गया। इसमें चाहे वो वस्त्र का मैटर हो, चाहे वो सौंदर्य प्रसाधनों का मैटर हो, है ना, क्योंकि अभी तक यही माना जाता था कि इन सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल वेश्याएं करती हैं। लेकिन कई ऐसी जर्मन महिलाएं थीं जिन्होंने जो है उस समय की मैगजीन्स के लिए अपने फ़ोटोग्राफ्स दिए, डिफरेंट टाइप के कपड़े पहने। जो पहले एक बड़ा सा लबादा ऐसा पहनते थे, ढीले वस्त्र पहनते थे, वो चीज़ें उन्होंने चेंज कर दी, छोटे वस्त्रों का ऊपर ध्यान दिया। उन्होंने शरीर पर फिट कपड़े अपने पहनने चालू किए। बालों को जो ढकने की परंपरा थी वो चीज़ें हटा दी गई। तो महिलाओं ने अपने आप को पहचाना, या यूँ कहा जाए कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर, चुनने की स्वतंत्रता पर बल दिया। यहाँ पर परिवर्तन जो आए हैं वो उनके वैवाहिक जीवन में भी दिखाई पड़ते हैं, पुरुषों के समक्ष उनके समानता के अधिकार के संदर्भ में भी दिखाई देते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में उनके प्रतिनिधित्व के संदर्भ में भी दिखाई देते हैं। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद उन्होंने कई क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वर्ल्ड वार के दौरान काम किया था, उसके बाद भी काम किया, तो इसका इम्पैक्ट महिलाओं पर आया ही आया। फिर आगे देखिए एक सवाल, प्रथम सुधार अधिनियम 1832 ब्रिटेन के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर इस अधिनियम की मैं बात करूं तो आप में से जिन्होंने भी वर्ल्ड हिस्ट्री की चीज़ें पढ़ी होंगी, ध्यान होगा कि ये अधिनियम पारित किया गया था क्योंकि ब्रिटेन में मध्यम वर्ग का दबाव बढ़ता जा रहा था। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, ब्रिटेन डरा हुआ था ऐसी अराजकता हमारे वहाँ ना आ जाए, इसीलिए उसने मध्यम वर्ग को अधिकार देने की कोशिश की। तो इसमें मताधिकार को व्यापक करते हुए 2000 से 4000 की आबादी वाले क्षेत्र में एक प्रतिनिधि भेजने की व्यवस्था की गई थी और 2000 तक की आबादी वाले क्षेत्र एक भी प्रतिनिधि नहीं भेज सकता था। काउंटी और बरो, काउंटी यानी देहाती क्षेत्र, बरो यानी शहरी क्षेत्र के रूप में डिवाइड कर दिया गया था। और काउंटी में यानी देहाती क्षेत्र में जो किसान 50 पाउंड वार्षिक लगान दे रहा था या जो जमींदार 2 पाउंड वार्षिक रेंट दे रहा था उसे मताधिकार दिया गया था। शहर में, है ना, बरों में जो 10 पाउंड वार्षिक रेंट दे रहा था उसको मताधिकार दिया गया था। तो इस प्रकार जो मताधिकार व्यापक किया गया था उसमें कहीं ना कहीं उच्च मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को शमित किया गया था। निम्न मध्यम वर्ग यहाँ भी वंचित रह गया था। मजदूरों के संदर्भ में कोई प्रयास नहीं किया गया था। इसीलिए निम्न मध्यम वर्ग और मजदूरों ने आपस में मिलकर चार्टिस्ट आंदोलन की भूमिका तैयार कर दी थी। तो यहाँ पर प्रथम सुधार अधिनियम ब्रिटेन के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मताधिकार का व्यापक किया जाना, संपत्ति की योग्यता लगाकर अन्य क्षेत्रों के लोगों का प्रतिनिधित्व लिया जाना, उच्च मध्यम वर्ग के लोगों की आकांक्षाओं को शमित किया जाना, ठीक, शहरी ग्रामीण क्षेत्र के विभेद को समाप्त करके मताधिकार को समान रूप से आबादी पर सेंट्रलाइज करना, इस दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ये एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। लेकिन आपको इसका निगेटिव पक्ष लगा देना था कि कहीं ना कहीं ये निम्न मध्यम वर्गीय और मजदूरों की आकांक्षाओं को शमित नहीं कर सका था। ठीक, 150 शब्द का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लिखने की गुंजाइश नहीं है यहाँ पर। फिर देखिए, क्या आप सहमत हैं कि औद्योगिक क्रांति के आर्थिक प्रभावों के कारण जहां एक ओर धन और पूंजी में अत्यधिक वृद्धि हुई, वहीं दूसरी ओर आम जनता को स्थायी रूप से गरीब बनाकर नीचा कर दिया गया? स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, आप खुद जान रहे हैं कि ये प्रश्न खुद ही सारी चीजें एक्सप्लेन कर दे रहा है। तो आपको इन तीनों चीजों को जोड़कर दिखा देना था। कैसे कैसे अधिकाधिक उत्पादन हुआ, सस्ता उत्पादन हुआ, पूरे विश्व के व्यापार को नियंत्रण में लिया गया,
हालांकि इसमें उपनिवेशों की भूमिका अधिक रही। जिन लोगों के पास धन संपत्ति जमा थी उन्होंने उस धन संपत्ति का निवेश कारखानों में किया, परिवहन के साधन में किया, कृषि के क्षेत्र में करके अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने की कोशिश की। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि पूंजीपति वर्ग जो पूंजीवाद से संबंधित था उसने अत्यधिक धन और पूंजी अपने पास अर्जित कर ली थी। लेकिन इसी के साथ साथ यदि आम जनता की बात को कहा जाए तो आम जनता, चाहे वो खुद उनके देश की थी या उपनिवेशों की थी, ये मजदूर, कृषक और कुछ हद तक निम्न मध्यम वर्गीय लोगों के रूप में परिवर्तित हो गई थी। इनमें से बहुत से शहर में रहते थे लेकिन वो मलिन बस्तियों, झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। इनके पास पूंजी नहीं थी। ये अपना श्रम तो देते थे किंतु अधिक से अधिक उसका लाभ कारखाना मालिक को, पूंजीपति को मिल जाया करता था। इस मामले में उपनिवेशों का बुरी तरह से शोषण किया गया, जहाँ की अधिकांश जनता निर्धन बना दी गई थी। किसानों, मजदूरों, महिलाओं पर इसके बहुत विपरीत प्रभाव हुए थे। यहाँ तक कि यूरोपियन देशों में भी मजदूरों की स्थिति बहुत विकट रही। महिलाओं से पुरुषों के बराबर काम लेकर वहाँ भी मजदूरी बहुत कम दी जाती थी। दुर्घटना हो जाने पर उनको लंबे समय तक मुआवजा भी नहीं दिया गया। बाद में भी मजदूरों के लिए जो नियम बनाए गए वे उनकी स्थिति को बहुत बेहतर नहीं बना सके। तो कहीं ना कहीं इस पूंजीवाद ने धन संपदा का जो एक वितरण था उसका कुछ वर्गों के हाथ में संकेंद्रण प्रारंभ कर दिया था। तो पूंजीपति वर्ग ने धन को अपने नियंत्रण में ले लिया, उद्योग को अपने नियंत्रण में ले लिया, अधिक से अधिक संसाधनों को अपने नियंत्रण में ले लिया। मार्केट पे उनकी मोनोपोली बन गई। बैंक, बीमा, परिवहन जैसी संस्थाओं के माध्यम से उसने अत्यधिक पूंजी अर्जित कर ली थी। किंतु इन्हीं तरीकों का नकारात्मक प्रभाव जन सामान्य पर पड़ा था जो निर्धन हो चुका था। ये चीज़ें यहाँ शो करा देनी थी आपको। फिर देखिए आगे सवाल पूछा गया है कि चर्चा कीजिए कि किस प्रकार फांसीवाद युद्ध पश्चात स्थिति के प्रति एक उत्तर था जो राजनीतिक अस्थिरता। प्रश्न इतना इजी कर दिया इन्होंने खुद ही। देखिए, राजनीतिक अस्थिरता, वो चाहे इटली की हो, वो चाहे जर्मनी की हो, वो चाहे स्पेन की हो, वो चाहे ऑस्ट्रिया की हो, यूँ कहिए कि यूरोपियन देशों की हो, कुछ हद तक कि इंग्लैंड में भी। तो राजनीतिक अस्थिरता, विफल राष्ट्रवादी उम्मीदें, इटली की जनता की उम्मीदें, जर्मनी की जनता की उम्मीदें और हर उस देश की उम्मीदें जो वर्ल्ड वार में भागीदार हुआ था। तो कहीं ना कहीं विफल राष्ट्रवादी उम्मीदें तथा साम्यवाद के विस्तार के भय। आपको ध्यान होगा मुसोलिनी और हिटलर दोनों ही लोगों ने अपने अपने देश में साम्यवाद का डर दिखाया था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी आम जनता के बीच में आई थी, तो उससे कहीं ना कहीं आम जनता के बीच में साम्यवाद का प्रसार हुआ था। मुद्रा में जो उतार चढ़ाव आया उससे भी आम जनता प्रभावित हुई, उसके बीच भी साम्यवाद का प्रसार आया। 1917 की रूसी क्रांति ने साम्यवाद को एक पूरा वैधानिक आधार दे दिया और जिस प्रकार से काम करने पर व्यक्ति को सारे संसाधन उपलब्ध करा दिए गए, इन अवधारणाओं ने लोगों को बड़ा आकर्षित किया और निश्चित रूप से इस अवधारणा ने उन देशों को अपने लपेट में लिया जो आर्थिक रूप से जर्जर हो चुके थे। इटली, जर्मनी के विशेष संदर्भ में जिनकी अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा था, मुद्रा का लगभग 80% अवमूल्यन हो चुका था। अधिकांश लाभ ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका जैसे देशों ने हासिल कर लिया था और युद्ध के सारे कहा जाए नेगेटिव ड्रॉबैक इन देशों में आए थे। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों ने इन देशों में राष्ट्रवादी उम्मीदों को बुरी तरह से प्रभावित किया था। जो लोग ये उम्मीद लगाए थे कि जर्मनी के साथ बेहतर बिहेव होगा, उन्हें नाउम्मीदी हुई। जो लोग ये उम्मीद लगाए थे कि इटली अत्यधिक लाभ अर्जित करेगा, उनको नाउम्मीदें हुई। और इन्हीं सारी चीज़ों को आप देखिए, सिर्फ अपना ध्यान रखिए कि मुसोलिनी और हिटलर ने जो प्रोग्राम दिए थे अपने, वो इन्हीं 3 चीज़ों को तो बेस किया था। मजबूत सरकार देंगे, रोजगार देंगे, संसाधनों पर नियंत्रण बनाएंगे, शक्ति का विस्तार करेंगे, विदेशों में उपनिवेश स्थापित करेंगे और अपने गौरव को आगे बढ़ाएंगे। तो यही चीज़ें तो इन लोगों ने वादा किया था यहाँ पर।
इन्हीं चीज़ों ने यूरोप में फासीवाद को बढ़ावा दिया था। तो इन्हीं पॉइंट्स को, 3 पॉइंट थे यहाँ पर, तीनों पॉइंट को आपको क्लियर करते चले जाना था। प्रश्न में मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कोई टफ चीज़ थी, आसानी से हल हो सकता था प्रश्न। फिर देखिए, क्या आपको लगता है कि अपनी मुक्ति तथा अपने देश के एकीकरण के लिए वियतनाम के लोगों ने 20वीं सदी का सबसे लंबा तथा खूनी युद्ध लड़ा? 20वीं सदी का सबसे लंबा खूनी युद्ध लड़ा कैसे? तो वियतनाम में जहाँ से रेलवे का प्रसार हुआ 20वीं सदी के प्रारंभ में, जहाँ से राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रसार हुआ, विशेष करके 1917 की रूसी क्रांति के बाद से समाजवाद का प्रसार हुआ। हो ची मिन्ह जैसे उनके नेता जो समाजवाद के संपर्क में आए, वामपंथियों ने मिलकर वियतनाम की फ्रांसीसी सरकार के विरुद्ध उसको समाप्त करने का प्रयास किया। क्रांतिकारी आंदोलन में बटे, किंतु फ्रांस की सरकार ने उनके आंदोलन को दबा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने इस क्षेत्र से फ्रांस की सत्ता समाप्त कर दी। आपको ध्यान होगा जापान ने यहाँ एक्वायर कर लिया था और हो ची मिन्ह के नेतृत्व में एक राष्ट्रवादी सरकार गठित कर दी गई। किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत फ्रांस ने एक बार फिर से इन क्षेत्रों पर कब्जा करने की कोशिश की। और आपको ध्यान होगा कि उस समय जो है पूरे विश्व में कहा जाए तो समाजवाद का खतरा जो है वो लगातार बढ़ रहा था। रूस का प्रभाव कई क्षेत्रों तक पहुंच गया था और ऐसे में अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस के प्रभाव को सीमित करना चाहते थे। इसी कारण से दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में मनीला पैक्ट, जिसको सीटो कहते हैं, उसे करके अमेरिका ने अपनी नियंत्रण या अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की थी। इसी क्रम में वियतनाम में साम्यवाद समर्थित सरकार काम न करे, इसके लिए अमेरिका ने फ्रांस की ओर से हस्तक्षेप किया। 1954-1956 तक स्थिति ऐसी बन गई कि उत्तरी वियतनाम, जिसका समर्थन चीन और सोवियत संघ कर रहे थे, दक्षिणी वियतनाम जिसका समर्थन अमेरिका कर रहा था, दो अलग अलग सरकारों में बढ़ चुके थे। अमेरिका ने दोनों क्षेत्रों में जनमत संग्रह कराने और एक चुनी हुई सरकार बनवाने के लिए भारत, पोलैंड, कनाडा का एक संगठन बनवाया था, जिसके निर्देशन में चुनाव जनमत संग्रह होने थे, किंतु ये आयोग अपना कार्य भली प्रकार से नहीं कर सका। अमेरिका का यहाँ पर लगातार हस्तक्षेप रहा। 1967 से लेकर 1974 के बीच में वियतनाम के लोगों ने अमेरिकी सरकार से, अमेरिकी सेना से लगातार एक खूनी संघर्ष किया और एक लंबे संघर्ष के बाद अंततः 1975 में अमेरिका ने वहाँ से हटने का प्रयास किया। उत्तरी वियतनाम ने दक्षिणी वियतनाम के क्षेत्र पर नियंत्रण बना लिया और वियतनाम का एकीकरण हो गया। ये डिटेल यहाँ फैक्चुअल थी, ये डिटेल यहाँ पर आपको फैक्चुअली दिखानी थी। यहाँ तक कि जो है आपको थोड़ा सा इसमें कुछ ऐसे समझौतों के लिए भी दिखाना चाहिए था जिनको कहा जाए कि उस टाइम डन किए गए थे। जैसे मार्च 1946 में एक हनोई समझौता किया गया था और इस हनोई समझौते के तहत जो सरकार हो ची मिन्ह की बनी हुई थी उत्तर में, उसको मान्यता दे दी गई थी। लेकिन फ्रांस यही चाहता था कि ब्रिटेन के कॉमनवेल्थ की तरीके वो यहाँ पर एक मिलीजुली सरकार गठित कर ले। तो यहाँ पर आपको दिखाना था कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले फ्रांसीसियों ने जब समाजवाद के, वो वियतनामियों ने जब समाजवाद के प्रभाव में आकर फ्रांसीसियों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया, क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में संगठित हुए, उस समय उनका बलिदान, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जापान की सेना के साथ मिलकर फ्रांसीसी सेनाओं को बाहर करने के संदर्भ में उनका योगदान, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद फ्रांस के द्वारा हनोई समझौते के माध्यम से उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम वाले अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र के साथ लाकर एक कंबाइंड क्षेत्र बनाने का प्रयास, जो फ्रांस के ही नियंत्रण में रहता। खुद अमेरिका का यहाँ पर अपना व्यक्तिगत प्रभाव जो वो साम्यवाद को नियंत्रित करने के लिए स्थापित कर रहा था। उत्तरी वियतनाम को चीन और सोवियत यूनियन से मिलने वाला समर्थन, लगातार चलने वाले क्रांतिकारी आंदोलन, 1954 से 56 के बीच में उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के रूप में विभाजन, अमेरिका के द्वारा लगातार यहाँ किया जाने वाला हस्तक्षेप, 1967 से लेकर 1974 के बीच में
वियतनामियों के द्वारा लड़े गए खूनी संघर्ष, अमेरिका के द्वारा यहाँ पर इस्तेमाल किए गए रासायनिक जो कहा जाए ऐसे पदार्थ थे, एजेंट ऑरेंज वगैरह का छिड़काव, जिससे फ्रांस के लोगों में आने वाली पीढ़ियों तक के इसके नुकसान देखे गए। लेकिन अंततः 1974-75 में फ्रांस की मुक्ति और 1975 में फ्रांस का एकीकरण, उत्तरी और दक्षिणी का एकीकरण। ठीक, ये चीज़ें यहाँ पर आपको शो करानी थी। ये थोड़ा सा फैक्चुअल नहीं दिया गया था। फिर आगे देखिए, क्या आप समझते हैं कि 1760-1770 के दशक के दौरान लंदन में शासन कौशल की कमी, है ना, शासन कौशल की कमी, सवाल था कैसे, यहाँ पर आपको शो कराना था कैसे। अमेरिकी क्रांति को शीघ्र घटित कराने में एक महत्वपूर्ण सहयोगी कारक थी। विश्लेषण कीजिए। हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको ध्यान होगा, हमने पढ़ाया था कि जब फ्रांस के साथ सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया था 1756 से 1763, और फ्रांस ने लुइसियाना का प्रदेश ब्रिटेन को सौंप दिया था हारने के बाद, तो अमेरिकी क्षेत्रों का विस्तार हो गया था, नए संसाधनों पर पकड़ बढ़ गई थी। लेकिन उसी समय ब्रिटेन की सरकार को ये लगा कि युद्ध में उसका जो खर्च हुआ है उसकी भरपाई वो उपनिवेश से कर सकती है। वो उपनिवेशवादियों की महत्वाकांक्षाओं को नहीं समझ सकी। जो विकसित हो रहा अमेरिकी पूंजीवाद अब ब्रिटिश वाणिज्यवाद का समर्थन नहीं करना चाहता था। 1740 के आसपास ऋणों का जो प्रवाह ब्रिटेन से अमेरिका की ओर हुआ था, इसने अमेरिका के संसाधनों के साथ मिलकर वहां कारखानों में, संचार साधनों में, परिवहन में तीव्रता दर्शाई थी, और इससे अमेरिका एक पूंजीवादी देश की ओर अग्रसरित हुआ था। लेकिन ब्रिटेन अभी भी वाणिज्यवादी नीति के आधार पर अमेरिका का शोषण करना चाहता था। ऐसे में ब्रिटेन ने पूर्वकालीन जो कर अमेरिका पर पहले से लगा रखे थे, ग्रीनविले की सरकार ने उन्हीं करों को पुनः लगाने के लिए अमेरिका से आने वाली डाक को भी पढ़ना चालू कर दिया था, और इसीलिए कहा जाता है कि उसने अमेरिका को खो जाने के द्वार खोल दिए थे। इससे उपनिवेशवासियों में असंतुष्टि आई। उस असंतुष्टि को वो लोग और भड़काने लगे जो अमेरिकी पूंजीवाद का लाभ उठाना चाहते थे और ब्रिटेन के वाणिज्यवाद से छुटकारा पाना चाहते थे। 1774 तक अमेरिका में काफ़ी ऐसे लोग थे जो पूरी तरीके से ब्रिटेन से छुटकारा नहीं चाहते थे, लेकिन ब्रिटेन की कर नीति, स्टाम्प एक्ट, शुगर एक्ट और बाद में इनको रद्द करने के बाद बाहरी करों को लगाने की जो ब्रिटेन की रणनीति रही थी, इससे उपनिवेशवासियों को ये लगने लगा कि ब्रिटेन को सिर्फ अपने हितों की चिंता है, अमेरिकी हितों की चिंता नहीं है। इस समय बहुत से मानवतावादी जो अमेरिका में मानवतावादी विचारों को फैला रहे थे, जिसमें टॉमस पेन का नाम लिया जा सकता है, उसका पम्फलेट कॉमन सेंस का नाम लिया जा सकता है, जिसमें वो ये कह रहा था कि ब्रिटेन की सरकार अमेरिका वासियों के लिए सम्मान की पात्र नहीं है, क्योंकि वो अपने ही समान लोगों को गुलाम बनाने पर तुली हुई है। कहा जाता है कि अगर ब्रिटेन की सरकार ने इन मामलों को थोड़ा समझदारी से टैकल किया होता, सिविल सेवा में स्थानीय लोगों के प्रवेश को बढ़ावा दिया होता, अमेरिका वासियों के साथ राजनयिक समझौते किए होते, उनके आर्थिक शोषण को बहुत ज़्यादा फोकस ना किया होता, या उनसे अपने व्यापारिक संबंधों को परिभाषित किया होता, तो शायद अमेरिका ब्रिटेन से अपनी आज़ादी हासिल ना करता। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शासन कौशल की कमी ने अमेरिकी क्रांति को शीघ्र घटित कराने में एक महत्वपूर्ण सहयोगी कारक की भूमिका निभाती थी। अब आपको ये दर्शाना ये होगा कि क्रांति अचानक में नहीं आ गई थी, कहीं न कहीं इसके बीज जो है पहले से चले आ रहे थे। लेकिन ये सच है कि 1760 के बाद वो बीज जो है अमेरिका में ज़्यादा हावी होने लगे, और ये बीज आप बताएंगे कि ब्रिटेन उपनिवेशों का आर्थिक शोषण करता आया था, उसने अमेरिका का भी आर्थिक शोषण किया था, और उसी आर्थिक शोषण का जो प्रतिकार आया था, वो प्रतिकार 1760 के बाद बड़ी तेज़ी से घटित हुआ था। ठीक, फिर देखिए, व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा अपनाई गई नीतियां सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी थी। सारे क्वेश्चन एकदम कहानी परख हैं। आपको ध्यान होगा उनकी नीतियों में उसके रेनी, है ना, उसके रेनी के अलावा
ग्लासनोस्ट, है ना, ग्लासनोस्ट के अलावा पेरेस्ट्रोइका, तो उसके रेनी यानी त्वरण, ग्लासनोस्ट यानी खुलापन, पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्निर्माण। ठीक, पुनर्निर्माण। अब इस सेंस में अगर देखा जाए तो आपको बताना होगा कि सोवियत साम्यवाद 1917 के बाद से ही समाजवादी शासन के द्वारा शासित किया जा रहा था, जिसमें पूरी तरीके से शासन सत्ता समाजवादी पार्टी के नियंत्रण में ही थी। अर्थव्यवस्था पर भी राज्य का नियंत्रण था, लेकिन 1980 का दशक आते आते ये चीज़ें कमज़ोर पड़ने लगी थी। लोग लोकतंत्र की ओर आकर्षित होने लगे थे, प्रेस साहित्य की स्वतंत्रता चाहते, छोटे छोटे व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते थे, लोगों के अंदर पूंजी जोड़ने की आकांक्षा जन्म ले चुकी थी, लोग पश्चिम की आर्थिक प्रगति से प्रभावित थे। इसीलिए 1981 में राष्ट्रपति रीगन के सत्ता में आने के बाद सोवियत युवा सड़कों पर नाचने लगे थे। ऐसे में जब मिखाइल गोर्बाचेव सत्ता में आए तो उन्होंने सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति को सुधारने, सोवियत युवाओं को रोजगार देने, सोवियत संघ में उदारवादी प्रणाली लागू करने, सोवियत को अन्य पश्चिमी देशों के अनुकूल बनाने और सोवियत संघ के अधीनस्थ देशों की जो असंतुष्टि थी उसे शांत करने के लिए इन 3 नीतियों का अनुसरण किया था। तो इसमें उन्होंने जो राजनीतिक संस्था थी उसमें सिर्फ सोवियत पार्टी या समाजवादी पार्टी की जगह अन्य दलों को मान्यता दे दी थी, स्वतंत्र चुनाव की अनुमति दे दी थी, उद्योगों पर जो राष्ट्रीयकरण की नीति लगाई गई थी समाप्त कर दी गई थी, निजी पूंजी को भी आमंत्रित किया गया था, प्लस समाचार पत्र पत्रिकाओं, साहित्य, सिनेमा पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे हटा लिए गए थे। अमेरिका के साथ जो प्रतिस्पर्धा शस्त्रों की होड़ की जा रही थी उसे बंद कर दिया गया था, परमाणु जखीरा आधा कर दिया गया था, इसीलिए उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अफगानिस्तान से उन्होंने सेनाएं भी वापस बुला ली थी और सोवियत संघ के संसाधनों को बढ़ाने के लिए पश्चिमी देशों से आर्थिक मदद की उम्मीद भी की थी। लेकिन इन सारी चीज़ों के अंदरूनी और बाह्य प्रभाव, अंदरूनी असंतुष्टि जो साम्यवादियों के मन में आई, एक असंतुष्टि जो खुला विचार चाहने वाले लोगों के मन में आई, बाह्य प्रभाव जो अमेरिका उसका प्रतिस्पर्धी बना हुआ था, उसने अन्य देशों की असंतुष्टि का लाभ लेकर सोवियत संघ के विघटन को बढ़ावा दिया। तमाम क्षेत्रों में सोवियत संघ के विरुद्ध प्रदर्शन हुए। मिखाइल गोर्बाचेव ने इन देशों की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान कर दी, उनके साथ अपना कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने की कोशिश की, हालांकि वही बहुत सफल नहीं रहा। सोवियत संघ खुद आंतरिक गृह युद्ध में फंस गया क्योंकि पूर्ववर्ती साम्यवादी पुनः उसी व्यवस्था को लागू करना चाहते थे, लेकिन बोरिस येल्त्सिन जैसे पूर्ण रूपेण सुधारवादी नेता जो खुद मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों से असंतुष्ट चल रहे थे, उनका मानना था कि वो सीमित सुधार कर रहे हैं जबकि पूर्ण सुधार करना चाहिए था। तो ऐसे में मिखाइल गोर्बाचेव के खिलाफ बोरिस येल्त्सिन जैसे नेता भी हो गए, लेकिन बोरिस येल्त्सिन सोवियत रूस पर काबिज हुए, उन्होंने पुरातन पंथियों को पराजित किया, सेना ने उनका समर्थन किया और अंततः रूस में पुरानी समाजवादी प्रणाली परिवर्तित कर दी गई। लेकिन बोरिस येल्त्सिन की नीतियां आपको पता ही है अधिक लंबे समय तक नहीं चल पाई। वहाँ पर पुतिन सत्ता में आए। पुतिन रशियन इंटेलिजेंस के मेंबर रहे थे। कहा जाता है कि अमेरिका का विरोध उनकी रगों में बहता था। आर्कटिक सेक्टर की बर्फ पिघलने, संसाधनों पे रूस का नियंत्रण बढ़ने, तेल गैस के नए क्षेत्र प्राप्त होने, विशेष करके साइबेरिया के क्षेत्र में रूस की इकॉनमी में ज़बरदस्त उछाल आया और रूस एक बार पुनः अमेरिका के विरोध में खड़ा हो गया। ठीक यही चीज़ें आज भी हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर मिखाइल गोर्बाचेव पर सेंट्रलाइज रहना था कि 3 तरह की नीतियाँ अपनाई जिसके परिणाम घरेलू भी पड़े और वैदेशिक भी पड़े। वैदेशिक में उनके सहयोगी अमेरिका की भूमिका, घरेलू में एक तरफ साम्यवादी एक तरफ सुधारवादी, सुधारवादियों में बोरिस येल्त्सिन, दोनों असंतुष्ट चल रहे हैं। साम्यवादी पुरानी व्यवस्था पुनः लागू करना चाहते हैं, बोरिस येल्त्सिन उनके समर्थक पूर्ण रूप में रिफॉर्म चाहते हैं जैसा मिखाइल गोर्बाचेव नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए माना जाता है कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। चलिए फिर आगे देखिए।
1945 में जापानी प्रभुत्व से मुक्त होने के बाद मलाया के साथ क्या हुआ, ये देखिए थोड़ा सा फैक्चुअल सवाल आ गया यहाँ पर ना, कि उनके प्रभुत्व से मुक्त होने के बाद मलाया का क्या हुआ। मलय प्रायद्वीप, इंडोनेशिया, मलेशिया में जो मुक्ति संग्राम चले, तो आपको यहाँ बताना था कि जापानी समर्थन से जो यहाँ पर सरकार गठित हो गई थी, अहमद सुकर्णो के नेतृत्व में इंडोनेशियाई सरकार है ना, उसका इंडोनेशिया की लगभग 66% आबादी पर नियंत्रण हो गया था। लेकिन खुद यहाँ पर डच सरकार ने दोबारा अपना प्रभुत्व प्राप्त करने की कोशिश की, और इस प्रभुत्व को प्राप्त करने की कोशिश में मार्च 1947 में डचों ने अहमद सुकर्णो की सरकार से एक समझौता कर लिया, जिसे लिंगात समझौता या जिगाट समझौता कहा जाता है। इसके तहत ये कहा गया था कि जावा, सुमात्रा, मदुरै के क्षेत्रों पर सुकर्णो की रिपब्लिक सरकार रहेगी, लेकिन जिन द्वीपों पर डचों ने नियंत्रण कर लिया है उन द्वीपों पर डचों का नियंत्रण रहेगा, और दोनों लोग मिलाकर डच ईस्ट इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन इसके तहत शासन करेंगे। यानी कुल मिलाकर ये है कि डचों का नियंत्रण रहेगा, अहमद सुकर्णो अपने क्षेत्र वाले में रहेंगे, डचों ने जिस पे अधिकार कर लिया है वो अपने क्षेत्र में रहेंगे। अहमद सुकर्णो जिस क्षेत्र में नियंत्रण किए हुए थे वहाँ के लोगों ने पुनः विरोध किया, और उनके विरोध के कारण एक बार फिर से डचों के खिलाफ संघर्ष प्रारंभ हो गया। डच सरकार इस समय तक पूरी कोशिश कर रही थी कि वो अमेरिका और ब्रिटेन के सहयोग से इन क्षेत्रों पर पुनः नियंत्रण बना ले, लेकिन इस समय तक की सोवियत संघ, चीन, ये दोनों समाजवाद को प्रोत्साहन देने लगे थे। ऐसे में डच और उनके मित्र राष्ट्रों ने 1949 तक इस क्षेत्र से अपनी सेना हटा लेने का वादा किया। इंडोनेशियाई लोग बात समझ रहे थे कि ये चीज़ें जो कही जा रही हैं शायद लागू नहीं की जाएंगी, इसलिए वो डचों के खिलाफ लगातार संघर्ष करते रहे। फाइनली जब जवाहरलाल नेहरू ने जनवरी 1949 में एक एशियन सम्मेलन किया, जिसमें उन्होंने डच मुद्दे को उठाया, इंडोनेशिया के मुद्दों को उठाया, अहमद सुकर्णो की रिपब्लिकन सरकार को उन्होंने मान्यता भी दी और इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश की, तो फिर ऐसे में खुद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडोनेशिया की स्वतंत्रता की बात चलने लगी। 1949 में इंडोनेशियाई सरकार को पूर्ण रूपेण स्वतंत्रता देने के मुद्दे पर डच सरकार ने सहमति जता दी। हॉलैंड की सरकार यानी डच सरकार ने यह भी कहा कि अगर इंडोनेशिया की सरकार हमको 430 करोड़ गिल्डर्स ऋण अदा कर देती है तो हम उसे खाली कर देते हैं, जो हमारा पैसा है। 27 दिसंबर 1949 को इंडोनेशिया स्वतंत्र हो गया। 15 अगस्त 1950 को इंडोनेशिया एकीकृत गणतंत्र बन गया। जावा का द्वीप भी इसमें शामिल कर लिया गया था, केवल पश्चिमी न्यू गिनी इससे बाहर रह गया था। 1963 में उसकी भी प्राप्ति होगी और इंडोनेशिया पूरी तरह से डच प्रभाव से मुक्त हो गया था। ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसको यहाँ पर पूछ दिया गया था, खैर कोई बात नहीं। फिर आगे देखिए, यहाँ पर ये सवाल इजी है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत का वर्णन कीजिए, क्यों छोटे राष्ट्र शक्तिशाली राष्ट्रों से अलग रहना चाहते थे। देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन आपको पता ही है कि जब नेहरू ने एशियाई सिक्योरिटी सम्मेलन किया था तभी उन्होंने ये कोशिश की थी कि एशियाई देशों को कनेक्ट किया जाए। जल्दी ही नेहरू को ये लगा कि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को कनेक्ट किया जाए। तो जब इंडोनेशिया में 1954 में बांडुंग में जो है सम्मेलन हुआ, तो वहाँ पर नेहरू ने एक बार ये प्रपोजल को रखा कि जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज़ हैं वो लोग ना सोवियत गुट की ओर जाएं ना अमरीकी गुट की ओर जाएं, क्योंकि एक ओर तो परमाणु युद्ध का खतरा बना हुआ है, दूसरे संसाधनों का विदोहन बुरी तरीके से किया जाएगा, तीसरे ये देश फिर से औपनिवेशिक सरकार के नियंत्रण में चले जाएंगे, चौथे ये देश अपनी नई स्वतंत्र सरकार का उपभोग न कर पाएंगे, ना ही अपने नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध करा पाएंगे, बल्कि विश्व स्वयं एक विभीषिका की ओर चला जाएगा। इस कारण से नव स्वतंत्र देश जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्र भूमिका निभाना चाहते थे, उन लोगों ने जो है इस तरीके के आंदोलन को जन्म दिया कि हम लोग एक स्वतंत्र आंदोलन को यहाँ पर आगे बढ़ावा दें। अंततः 1961 बेलग्रेड सम्मेलन में, जहाँ पर इंडोनेशिया के अहमद सुकर्णो आए, युगोस्लाविया से मार्शल टीटो आए,
ठीक, घाना से एनक्रूमा आए, भारत से जवाहरलाल नेहरू आए और मिस्र से नासिर आए। इन लोगों के नेतृत्व में गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी गई। ये सभी ऐसे देश थे जो दोनों ही गुटों से प्रभावित थे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्र भूमिका निभाना चाहते थे, अपने संसाधनों का विदोहन बेहतर तरीके से करना चाहते थे, अपने संसाधनों को गुटों के लिए नहीं खर्च करना चाहते थे, गुट की राजनीति में पढ़कर पुनः गुलाम होना नहीं चाहते थे और अपने नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर देना चाहते थे। पूरा कंसेप्चुअल सवाल था, आसानी के साथ लिखा जा सकता था। फिर सवाल देखिए एक और, दक्षिण अफ्रीका में पृथकता की नीति क्यों लागू की गई थी? अपार्थीड। ये भी देखिए, जो लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े हुए हैं या जिन्होंने भी मेंस की तैयारी की होगी या जो लोग भी तैयारी करेंगे तो उनको ये बात आसानी से समझ में आ जाएगी कि जब ब्रिटेन ने दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र पर नियंत्रण बनाया और अंततः 1911 तक की उसने दक्षिण अफ्रीकी संघ का निर्माण कर लिया, तो दक्षिण अफ्रीका के संसाधनों का विदोहन करने के लिए आवश्यक था कि समस्त तत्वों पर उनका नियंत्रण रहे। लेकिन 80% आबादी वहाँ पर काले लोगों की थी, 20% आबादी गोरों की थी, जिसमें ब्रिटिश भी थे, डच भी थे। ऐसे में जो वहाँ पर ब्रिटेन समर्थित गोरी सरकार थी उसने 1931 के आसपास अपार्थीड यानी पूर्ण पृथक्करण की नीति लागू की थी, जिसमें काले लोगों को जो 80% थे 20% क्षेत्रों में ठूंस दिया गया था और 80% संसाधनों पर 20% गोरों का नियंत्रण बना लिया गया था। इनके स्कूल, कॉलेज, होटल, इनसे वैवाहिक संबंध, इनसे सामाजिक संबंधों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था और ऐसा न केवल इनके संसाधनों का विदोहन करने बल्कि इनको अपने नियंत्रण में बनाए रखने, विद्रोहों को दबाए रखने और गोरों की श्रेष्ठता को स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया था। तो वही चीज़ यहाँ पर पूछी गई, क्यों लागू की गई थी? तो क्यों लागू की गई थी, तो क्यों का जवाब हम लोगों ने दे दिया। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या थीं? मुख्य विशेषताएं पश्चिम की सांस्कृतिक श्रेष्ठता थी जो गोरे लोगों से संबंधित थी, काले लोगों के अधिकारों का दमन था, दक्षिण अफ्रीका के संसाधनों का विदोहन था, शासन सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य था और काले लोगों को शिक्षा से लेकर समस्त अधिकारों से वंचित करना इसमें प्राथमिक उद्देश्य रखा गया था। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि जब आप निष्कर्ष लिखेंगे तो आप बताएंगे कि पूर्ण पृथक्करण संभव नहीं था। इसलिए संभव नहीं था क्योंकि उनके क्षेत्र में काम करने के लिए जिन लोगों की आवश्यकता थी वो काले लोग थे। वो चाहे उनके स्कूल हों, अस्पताल हों, होटल्स हों, क्लब हों, उन सभी क्षेत्रों में काले लोग पहुंचा करते थे। उनके कारखानों में भी काले लोग काम किया करते थे और निश्चित रूप से समस्त नियंत्रण बनाए रखने के बावजूद वैश्विक स्तर पर घटित हो रही घटनाओं से काले लोग प्रभावित हुए। अमेरिका में चल रहे ब्लैक पावर मूवमेंट से काले लोग प्रभावित हुए और इस नीति का विरोध करने लगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अफ्रीका के अधिकांश देश आज़ाद हो गए। उसका इम्पैक्ट दक्षिण अफ्रीका पर भी पड़ा था। नेल्सन मंडेला ने इनका नेतृत्व किया, हालांकि 27 साल वो जेल में रहे। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रमंडल देशों का दबाव बढ़ने लग गया, अमेरिका ब्रिटेन की जनता का दबाव बढ़ने लग गया गोरी सरकार पर दक्षिण अफ्रीका की, तो 1990 के आसपास ये सारी चीज़ें त्यागी गईं। स्वतंत्र चुनाव कराने की बात कही गई। नेल्सन मंडेला जेल से रिहा किए गए। उन्होंने भी गोरे लोगों से सहयोग का वादा किया और अंततः 1994 में वो दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बन गए। एक घटना इसमें बड़ी अच्छी थी, बताऊं आपको, कि एक बार मंडेला एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे तो उन्होंने देखा सामने की मेज़ पे एक आदमी बैठा हुआ था। तो उन्होंने अपने गार्ड से कहा, असिस्टेंट से कहा कि इस आदमी को बुला लाओ। बुला लाया, उसको टेबल पर बैठाया, उसको भी खाना खिलाया। तो उस आदमी ने बड़ा डरते हुए चुप्पे चुप्पे खाना खा लिया और जल्दी से चला गया उठ के। तो मंडेला ने कहा कि इस व्यक्ति को देखा तुम लोगों ने? तो उन्होंने कहा कि हाँ सर, ये आपके सामने खाना खाने में हिचक रहा था, डर रहा था। आप प्रेसिडेंट हैं इसलिए डर रहा था? बोले नहीं, जब मैं जेल में बंद था तो ये उस जेल का जेलर था और जब मैं प्यास से तड़पता था, पानी मांगता था, तो ये मेरे मुंह पे पेशाब कर दिया करता था। आज इसको डर था कि मैं इससे बदला लूँगा। खैर मंडेला ने ऐसा नहीं किया, गोरे लोगों के साथ सहयोग की नीति अपनाई और फाइनली आज दक्षिण अफ्रीका को तो हम लोग आज़ाद देख ही रहे हैं। ठीक, फिर देखिए, लैटिन अमेरिकी देशों ने सदियों की अधीनता तथा विदेशी हस्तक्षेप से किस हद तक पार पाया? विदेशी हस्तक्षेप से किस हद तक पार पाया, आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है।
यहाँ पर आपको इनका योगदान दिखाना था, साइमन बोलीवर का। साइमन बोलीवर जो 1818 से लेकर लगभग 1824-25 तक सक्रिय रहे हैं। इन्होंने वेनेजुएला, कोलंबिया, उरुग्वे, पराग्वे, ब्राज़ील, इन सब के क्षेत्रों में कैसे वहाँ पर पश्चिमी शक्तियों का विरोध किया। तो आपको ये बताना था कि फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, जो अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम था, अमेरिकी क्रांति से मिले हुए अधिकारों से प्रेरित होकर लैटिन अमेरिका के पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त लोगों ने वहाँ की मुक्ति के लिए आंदोलन चलाया। इन्हीं में साइमन बोलीवर का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। इस समय तक लैटिन अमेरिका के अधिकांश क्षेत्रों पर स्पेनी सरकार का कब्जा था। स्पेनी सरकार अपने अंतर्विरोधन से गुजर रही थी। खुद ब्रिटेन की सरकार अमेरिका के साथ मिलकर स्पेन के संसाधनों पर नियंत्रण बनाना चाहती थी। इसलिए ब्रिटेन और अमेरिका की सरकारों ने स्पेन के नियंत्रण के विरुद्ध साइमन बोलीवर के आंदोलन का समर्थन किया। साइमन बोलीवर ने दक्षिण अमेरिकी लोगों की असंतुष्टि का लाभ उठाते हुए उनको एक मंच पर लिया, सेना बनाई और कई क्षेत्रों को स्पेनियों से आज़ाद करा लिया। लेकिन आज़ाद कराने के बावजूद साइमन बोलीवर की मृत्यु के बाद इन क्षेत्रों पर यूनाइटेड स्टेट का प्रभाव बढ़ता गया। लगभग ये प्रभाव आज तक बना हुआ है। इनके संसाधनों का विदोहन अमेरिका के हितों के लिए आज भी किया जाता है। तो प्रत्यक्ष औपनिवेशिक नियंत्रण से तो इन्होंने मुक्ति पा ली थी, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका के नियंत्रण में जा चुके थे। ये सारी चीज़ें कंसेप्चुअल थीं। इन्हीं चीज़ों को यहाँ पर आपको शो करा देना था। पेपर में कोई ख़ास बात मुझको नहीं दिखाई दी। आप अगर मेहनत करें, सारे टॉपिक को बढ़िया से पढ़ें, या यूँ समझिए कि सारे टॉपिक पे एक बढ़िया से एनालिसिस करें, उसके सारे पहलुओं को टच करें, तो निश्चित रूप से आप बेहतर कर सकते हैं। समय हमारे पास कम था, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा आपसे ये नहीं कह सकते कि इस तरह से भूमिका लिखें, इस तरह से आप कंक्लूज़न को लिखें। फिर भी कहीं कहीं मैंने आपको हिंट किया हुआ है। शेष जैसे क्लासरूम प्रोग्राम होता है तो फिर भाई वो लंबा चलता है, वो है ना, वो फिर हम लोग 300-400 घंटे का प्रोग्राम ले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ हर प्रश्न की भूमिका, हर प्रश्न पे कंक्लूज़न, उनको हम बढ़िया से अच्छे से पॉलिश कर पाते हैं। तो फिर उम्मीद करते हैं आपसे आगे हमारी मुलाकात होगी। फिर मिलते हैं। नमस्कार।